हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है 12 लेटर्स। एपिसोड की शुरुआत में हमें 1991 में वन टाउन को दिखाया जाता है। यहाँ पर है तोंग जो कि इस ड्रामा की मेन लीड है और वो बहुत ज़्यादा सैड होती है। वो रोते हुए अपनी ग्रैंडमा की फ़ोटो के सामने सॉरी बोलती है। उसे टाउन छोड़कर जाना था पर वो नहीं जा पाई। तांगब हाथ में एक चाकू लेकर घर से बाहर आती है। उसके हाथ में एक लेटर भी होता है। वो उस लेटर को एक पोस्ट बॉक्स के अंदर डाल देती हैं और बोलने लग जाती हैं कि उसने अब हार मान ली है। उसे अगर एक चांस मिलता तो वो सब कुछ ठीक कर देती है। वहाँ पर एक कैट उसके आजू बाजू घूम रही थी। तांग उस कैट को देखती है और पोस्ट बॉक्स में से कुछ आवाज़ आती है। तभी तांग वहाँ से गायब हो जाती है और वो कैट वहीं पर बैठी रहती है। फिर हमें 2026 बीजिंग सिटी के एक फैक्ट्री को दिखाया जाता है। वहाँ की सिक्योरिटी गार्ड को कुछ आवाज़ आती है। बाहर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही थी। सिक्योरिटी गार्ड जब देखने के लिए आता है तो वो कैट उसी बॉक्स के ऊपर बैठी हुई थी। गार्ड को कुछ आवाज़ सुनाई देती है पर वो उसे इग्नोर कर देता है। अगली सुबह उस पोस्ट बॉक्स के सामने एक ओल्ड मैन बैठे हुए थे। गार्ड उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। वो ओल्ड मैन किसी के लेटर का वेट कर रहा था। वो गार्ड 2 महीने पहले यहाँ पर आया था और ओल्ड मैन को वो तब से यहाँ पर देख रहा होता है। वो बोलता है कि अभी कोई लेटर नहीं भेजा है, उन्हें अभी जाना चाहिए और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। पर वो ओल्ड मैन काफ़ी गुस्सा हो जाता है। तभी वहाँ पर ओल्ड मैन की बेटी यूनियन आती है और वो उन्हें घर लेकर जाती है। रास्ते में उसे उनके घर के ओनर मिलते हैं। वो उन्हें जल्दी से घर को खाली करने के लिए बोलते हैं तो नियान बोलती है कि वो कल ही बीजिंग चली जाएगी। उसके डैड को हार्ट की प्रॉब्लम है और वो डॉक्यूमेंट्स को बाद में साइन करके भेज देगी। नियान अब घर के अंदर जाती है और उसके डैड के ऊपर बहुत गुस्सा करती है। वो उनको पैकिंग करने के लिए बोलती है कि वो कल ही बीजिंग चले जाएंगे। अगर वो यहाँ पर रहेंगे तो नियान को उसकी जॉब भी छोड़नी होगी। पर उसके डैड नहीं मानते और उन्हें तो सिर्फ उसे लेटर का वेट होता है। नियान उन पर गुस्सा करती है। उसे ऐसा लगता है कि उनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। फिर वो चुपचाप अपनी रूम में बैठकर लेटर लिखने लगते हैं। नियान सुबह सोकर उठती है तो उसे वहाँ पर उसके डैड नहीं मिलते। उसे टेबल पर एक लेटर मिलता है जिसमें डैड ने लिखा हुआ था कि वो नियान को और परेशान नहीं करना चाहते, इसलिए वो जा रहे हैं। जब उनका काम खत्म हो जाएगा तो वो वापस आ जाएंगे। नियान को तो अब काफ़ी टेंशन होने लग जाती है। वो पुलिस के पास जाती है और फैक्ट्री की सीसीटीवी में उसके डैड भी दिख रहे थे। पर पुलिस बोलती है कि उन्होंने फैक्ट्री में भी ढूंढा लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं है। वो नियान को भी परेशान होने से मना करते हैं। नियान जब वापस घर आती है तब उसे सिक्योरिटी गार्ड रोकता है और कहता है कि उसने उसके डैड को देखा था और उसने जो देखा उसे उसके ऊपर बिलीव ही नहीं हुआ। नियान उसे साफ साफ बात करने के लिए बोलती है। तब गार्ड कहता है कि उसके डैड रात में फैक्ट्री में आए थे और गेट की आवाज़ से गार्ड की आंख खुल गई थी। वो उन्हें रोकने के लिए आता है पर वो कहते हैं कि वो तो सिर्फ यहाँ पर एक लेटर पोस्ट करेंगे और वहाँ से चले जाएंगे। गार्ड देखते हैं। वो लेटर को बॉक्स के अंदर डालते हैं और वही कैट आकर उनके आजू बाजू घूम रही थी। गार्ड अब जैसे ही मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। नियान के डैड ने लेटर डाला और वो अचानक से ही वहाँ से गायब हो गए। तब बॉक्स से कुछ आवाज़ आने लगती है। गार्ड अब हिम्मत जुटाकर वो बॉक्स को खोलता है पर वहाँ पर कोई भी लेटर नहीं था। नियान उसकी बातों को झूठा बोल देती है कि ऐसा भला कैसे हो सकता है। गार्ड बोलता है कि उसको झूठ बोलकर भला क्या ही मिलेगा, वो सच बोल रहा है। नियान को उसकी बात पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था। गार्ड अब वहाँ से चला जाता है और नियान अपने डैड को वॉइस मैसेज भेजती है। वो सॉरी बोलकर उन्हें वापस से घर आने को कहती है। तभी वहाँ पर वो कैट आ जाती है। नियान डर कर नीचे गिर जाती है और गार्ड जल्दी वहाँ से वापस आ जाते हैं। नियान उसको पूछती है कि क्या यही वो कैट है तो गार्ड हाँ बोलता है। तब पोस्ट बॉक्स में कुछ हलचल होने लग जाती है। नियान धीरे धीरे बॉक्स को खोलती है और वहाँ से एक लेटर आता है तांग के नाम से ईयर 1991 का। फिर हमें 1991 मेवन टाउन में हमारे मेल लीड येशुन को दिखाया जाता है। वो वहाँ पर कुछ लोकल गुंडे जो कि डेट कलेक्शन का काम करते हैं उनके साथ रहता था और उस ग्रुप का लीडर चा दोंग होता है। उसके पास एक आदमी आता है और उसे यीबो के घर से डेट कलेक्ट करने को कहता है। फिर चादोंग येशुन और एक और मेंबर हाओ को लेकर यीबो के घर की तरफ जाने लग जाता है। घर जाकर वो यीबो की बेटी को देखने लग जाता है जो कि अपने ग्रैंडमा के फोटो के सामने बैठकर प्रे कर रही थी जो कि तांग होती है। चादोंग तांग से उसके डैड यीबो के बारे में पूछता है। तब तोंग बोलती है कि उसे उसके डैड के बारे में कुछ भी नहीं पता है और उसकी ग्रैंडमा के डेथ को अभी सिर्फ 7 दिन ही हुए हैं। पर चादोंग उसे उसके डैड ने जो पैसे दिए थे उसका इंटरेस्ट देने के लिए बोलता है। तांग उन्हें मना कर देती है और उसके डैड के पास ही पैसे मांगने को बोलती है क्योंकि उसके पास कोई पैसे नहीं है। तो चादोंग येशुन और हाओ को सामान उठा लेने के लिए बोलता है।
तांग उन्हें रोकने का ट्राई करती है। तभी हाओ को उसकी ग्रैंडमा के पैसे मिल जाते हैं और वो वही लेकर जाने लगते हैं। तांग अब गुस्से में उन पर पत्थर मारने के लिए जाती है, पर ईशुन उसका हाथ पकड़ लेता है, फिर उसे गिराकर वहां से चला जाता है। जाते टाइम एक ओल्ड मैन जो कि अपनी गाड़ी में बहुत सारा सामान लेकर जा रहे थे, उनकी गाड़ी में वही कैट भी होती है। तभी उनके कार से एक चेयर यूशिन के ऊपर गिर जाती है, तो यूशिन उनकी हेल्प करता है, जिसके लिए वो उसे थैंक यू बोलते हैं। चादोंग एक और बिजनेसमैन से फिर पैसे कलेक्ट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर उस बिजनेसमैन के आदमी आ जाते हैं और दोनों गैंग्स के बीच में बहुत ज़्यादा फाइट होती है, जिसमें सभी को चोट लग जाती है। फिर चादोंग यूशिन और हाओ को उनके हिस्से के पैसे दे देता है और अपना इलाज कराने के लिए बोलता है। साथ ही वो यूशिन को अब इस फाइट से दूर रहने के लिए भी बोलता है, क्योंकि उसे अब स्कूल भी ज्वाइन करना है, जिसके लिए यूशिन एग्री करता है। यूशिन अब वापस से घर पर आता है और मिले हुए पैसों को अपनी सेविंग के पैसों के साथ एक कुकी बॉक्स के अंदर रख देता है। अगले दिन यूशिन स्कूल जाता है। वहाँ टीचर जो कि यूशिन की ऑर्फनेज की फ्रेंड है, उसका नाम तानशी है, वो यूशिन को लेट आने के लिए डांटती है, फिर उसे क्लास में लेकर जाती है। तांग भी सेम उसी क्लास के अंदर थी। वो अब तांग को यूशिन के क्लास में हेल्प करने के लिए बोलती है। फिर स्कूल खत्म होने के बाद यूशिन वापस से घर जा रहा होता है, तभी उसे दो लड़के रोक लेते हैं। उनमें से एक श्यानजुन होता है। वो यूशिन से उसके पुराने स्कूल और उसके घर के बारे में पूछने लग जाता है। यूशिन से ज़्यादा ध्यान नहीं देता। अब जब श्यानजुन उसे उनके साथ खेलने के लिए बोलता है, तो यूशिन मना करके चला जाता है। तांग यूशिन को रोक लेती है और उसे उसकी ग्रैंडमा के पैसे वापस देने के लिए बोलती है। यूशिन बोलता है कि उसके डैड यीबो ने उनसे पैसे लिए हैं, ये तो उसका इंटरेस्ट है जो कि उन्होंने लिया था। हाईतांग कहती है कि उससे क्या होगा अगर यूशिन ने उसे पैसे नहीं दिए, वो स्कूल में कंप्लेन कर देगी। तभी वहाँ पर तांग की फ्रेंड आ जाती है और तांग उसके साथ चली जाती है। यूशिन अब दोंग और हाओ के साथ होता है और काम पर चलने के लिए बोलता है, पर दोंग कहता है कि वो अब स्कूल में है, क्या उसे अभी भी ये काम करना है, जो सुनकर यूशिन स्माइल करता है। वही तांग एक बुक स्टोर में जॉब कर रही थी। स्टोर के ओनर उसे बोलते हैं कि उन्होंने एक न्यू स्कीम सोची है, एक फ्यूचर सेल्फ को लेटर भेजने का। सबको आइडिया काफ़ी यूनिक लगता है और जो भी लेटर लिखेगा उसे पोस्ट कार्ड में डिस्काउंट मिलेगा। तांग अब उसी हिसाब से काम करने लग जाती है। जब ओनर उसे उसका पेमेंट करता है, तो तांग शॉप के बाहर ब्लैक बोर्ड में उनके नए स्कीम के बारे में लिख रही होती है। तभी वहाँ से वही ओल्ड मैन गुजरते हैं, जो कि अपनी गाड़ी में उसी कैट को लेकर जा रहे थे। शॉप के बाहर कुछ कार्डबोर्ड्स थे, तो ओल्ड मैन तांग को वो देने के लिए बोलते हैं। तांग उन्हें दे देती है और उनकी गाड़ी को खींचने में हेल्प करती है। तभी वहाँ पर वो पोस्ट बॉक्स को भी नोटिस करती है। वहीं हम हाओ को देखते हैं, जो कि कुछ बच्चों को पोल गेम सिखा रहा होता है। फिर वो कुछ चिप्स के पैकेट लेकर वहाँ पर एक लड़की के पास जाता है, जिसका नाम जेंजू है। हाओ उसे काफ़ी पसंद करता है। जेंजू डीवीडी रेंट पर देने की जॉब करती है। हाओ उसे अब चिप्स का पैकेट देकर उसे थोड़ी देर बात करके वापस आता है। वहीं दोंग वहाँ जिस माफिया ग्रुप के लिए काम करता है, उसका नाम बाओ होता है। वहाँ पर एक और आदमी था, शियांग, जो कि दोंग को इंसल्ट करता है, क्योंकि यीबो के पैसे वो वापस नहीं ला पाया। दोंग बोलता है कि यीबो की बेटी वहाँ पर थी, उसे जो हो पाया उसने वही किया। तब बाओ कहता है कि यीबो ने अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे लिए थे, अब उसे पैसे वापस तो लेने ही हैं। दोंग अब जब यूशिन और हाओ के साथ बैठा हुआ था, तो बोलता है कि उनके पास अब अच्छे पैसे सेव हो गए हैं, तो अब वो लोग एक बोट खरीद लेंगे और वापस से बाओ के साथ कोई इलीगल काम नहीं करेंगे। यूशिन और हाओ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और पूछते हैं कि अगर बाओ के आदमी उन्हें बोट पर बिजनेस करने से रोकेंगे, तो दोंग कहता है कि वो कोई इलीगल काम नहीं कर रहे हैं और सी उनका थोड़ी है, वहाँ पर कोई भी काम कर सकता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि वो अब यीबो की बेटी से कोई भी पैसे नहीं लेंगे, वो पार्ट टाइम जॉब करके पैसे इनकम करती हैं, उसे अब कोई परेशान नहीं करेगा। यूशिन ये सब बातें सुन रहा था। अगले दिन अब तांग देखती है कि बुक स्टोर के सामने वो पोस्ट बॉक्स रखा हुआ था। ओनर बोलते हैं कि पता नहीं ये कहाँ से आ गया, पर इसको वो अपने शॉप के लिए यूज़ करेंगे। ओनर तांग को एक लेटर देता है जो कि उसके नाम पर था। तांग को समझ नहीं आता कि किसने भेजा है। फिर वो लेटर को रीड करती है और ये लेटर रीड करके वो शॉक हो जाती है। फिर स्कूल में तांग सभी क्लासरूम से स्कूल के लिए फंडिंग कलेक्ट कर रही थी। शियाजुन बोलता है कि वो ये पैसे घर ले जाने वाली है ना, तो तांग उसे इग्नोर करके यूशिन के पास आ जाती है और उसे बाहर आने के लिए बोलती है। उसके पीछे से शियाजुन तांग का बैग खोलकर देखने लग जाता है। उसे लगता है कि उसके पास शायद कोई क्वेश्चन पेपर है। इधर तांग यूशिन को लेटर के बारे में पूछती है। यूशिन बोलता है कि उसने तो कोई भी लेटर नहीं लिखा, पर तांग उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। दूसरी तरफ शियाजुन वो लेटर जोर जोर से पूरे क्लास के सामने रीड करने लग जाता है, जो कि एक लव लेटर होता है यूशिन के नाम से, वो भी तांग के लिए।
पर तांग उससे वो लेटर ले लेती है। अब सब उन पर हंसने लग जाते हैं तो यूशन मना करने लग जाता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है। तभी वहाँ पर टीचर तानशिन आ जाती है और उनको स्टाफ रूम में सच बोलने के लिए कहती है। यूशन मना करता है कि उसने कोई भी लेटर नहीं लिखा, पर वो लेटर में हैंडराइटिंग यूशन की ही थी। तानशिन अब इस टॉपिक को यहीं बंद करने के लिए बोलती है। फिर यूशन अब क्लास में आकर देखता है कि श्यानजुन उनको लेकर ही मजाक कर रहा था। यूशन उसको मना करने लग जाता है और बोलता है कि उसने ये सब किया है ना। श्यानजुन कहता है कि उसे वो लेटर तो तांग के बैग से मिला है। अब उनको लड़ता हुआ तानशिन देख लेती है और वहाँ पर तांग के डैड यीबो भी आ जाते हैं। यीबो अब टीचर के सामने तांग और यीशुन को बहुत ज़्यादा प्यार से समझाने लग जाते हैं। यीशुन तो यीबो को देखकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं भला तुम्हारी बात क्यों सुनूं। तब तानशिन उसे अच्छे से बात करने के लिए बोलती है। यीबो तानशिन से वो लेटर देने के लिए बोलता है। तानशिन कहता है कि वो डस्टबिन में फेंक दिया है, ये सब सिर्फ मजाक कर रहे थे। यीबो अब स्माइल करके वहाँ से तांग को लेकर चला जाता है। वहीं यूशन डस्टबिन में से लेटर के टुकड़ों को उठा लेता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर उसे रीड करने लगता है। उसमें लिखा हुआ था कि वो तांग को उसकी इस टॉक्सिक लाइफ से बाहर निकाल कर अच्छी लाइफ देना चाहता है। यीशुन ये देखकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था कि ये हैंडराइटिंग भी उसी की है, पर ये लेटर उसने तांग को नहीं लिखा था। वहीं हम तांग को अपने डैड के साथ घर जाता हुआ देखते हैं। घर आते ही उसके डैड तांग को बहुत मारते हैं और उसे बोलते हैं कि वो भी अपनी मॉम की तरह ही है। क्या उसने यीशुन को किस किया है? ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, पर वो उसकी बात नहीं मानते। यीबो एक साइको आदमी है। वो तांग के सारे पार्ट टाइम जॉब के इनकम जुए में उड़ाने के लिए ले जाता है। अभी वो तांग के बैग से उसके पैसे और साथ में क्लास फंड के पैसे भी ले लेता है। तांग उसे रोकने जाती है, पर ये वो उसे धक्का मारकर वहाँ से चला जाता है। वहीं यीशुन लेटर को रीड करके इतना समझ जाता है कि तांग और येबी का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। वो अपने सेविंग के पैसे अब वापस से तांग को देने के लिए चला जाता है। हाँ, उसे ऐसा करने से मना करता है, पर यीशुन बोलता है कि उसके पैसे हैं, वो जो करना चाहे वो करेगा। इधर तांग एक लेटर लिखती है जो कि सुसाइड नोट होता है। उसे अपने डैड को आज मारना है। वो अपनी मॉम को भी ढूंढ नहीं पाई और इस टाउन से भी नहीं निकल पाएगी, इसलिए वो यीबो को मारकर खुद भी मर जाएगी। तांग एक चाकू लेकर लेटर बॉक्स के सामने आती है और उस बॉक्स में डालकर यीबो को ढूंढने निकल जाती है। तब वो कैट भी वहाँ पर आती है और यही सीन हमने ड्रामा की स्टार्टिंग में देखा था। वहीं यीशुन को अब जब तांग का पता नहीं चलता तो वो भी यीबो को ढूंढने लग जाता है। तांग एक क्लब में आ जाती है जहाँ पर उसके डैड जुआ खेल रहे थे। तांग वहाँ पर आकर उसको चाकू से वार करने वाली थी, पर तभी यीशुन उसे रोक लेता है। तांग बहुत ही गुस्से में होती है, पर यीशुन उसे समझाकर वहाँ से खींच कर ले जाता है। इस हरकत की वजह से वो यीशुन के ऊपर चिल्लाने लग जाती है। यीशुन बोलता है कि तुम इस चाकू से उसे मारने वाली थी, कुछ भी नहीं होता और तुम जेल चली जाती। तांग गुस्से में वापस चलने लगती है तो यीशुन उसका पीछा करता है और उसे शांत होने के लिए बोलता है। तभी वहाँ पर 2 पुलिस ऑफिसर आते हैं। ये वो पुलिस स्टेशन में होता है और पुलिस को कहता है कि तांग मेंटली अनस्टेबल है, वो उसे घर में भी ऐसे ही मारती है। 2 ऑफिसर अब तांग और यीशुन को लेकर वहाँ पर आती है जहाँ ये वो यीशुन के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था। तांग ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हाइपर हो जाती है, पर यीशुन उसका मुंह बंद करके पुलिस को बोलता है कि इसकी सच में हेल्थ अच्छी नहीं है और वो उसे घर ले जाएगा। यीशुन अब तांग को ले जाता है और ये वो बोलने लग जाता है कि पुलिस ने तो अब देख ही लिया है ना कि तांग कितनी हाइपर है। पुलिस बोलती है कि उसे प्रॉपर इलाज की ज़रूरत है, वो उसे हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जा रहा है। तो ये वो बोलता है कि वो अभी ले जाएगा, पर पुलिस उसे जाने नहीं देती और उसे पूछने लग जाती है कि वो जुआ खेलने के लिए क्यों गया था। ये सुनकर वो चुप हो जाता है। इधर तांग यीशुन से बोलती है कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने पुलिस को झूठ क्यों बोला। तो यीशुन बोलता है कि अगर वो ऐसा नहीं बोलता तो पुलिस तांग को जेल में डाल देती और उसका फ्यूचर ख़त्म हो जाता, उसका स्कूल स्टडी सब कुछ बर्बाद हो जाता। तांग भी यीशुन की बात अब समझती है। वो उससे पूछती है कि वो उसकी मदद करने के लिए क्यों आए हैं। तब यीशुन कहता है कि उसे पता है कि यीबो कितना बुरा इंसान है, इसीलिए। तांग बोलती है कि यीबो ने क्लास फंड के पैसे भी ले लिए हैं, इसलिए वो उसे मारने के लिए गई थी। यीशुन बोलता है कि इतने सिली रीज़न के लिए भला कौन मारता है। तभी तांग बोलती है कि अब उसे समझ में आ गया है कि वो कुछ उल्टा सीधा काम नहीं करेगी, इसलिए अब यीशुन उसे उसके घर छोड़ने के लिए जाता है। पर वो वहाँ पर एक सिगरेट को गिरा हुआ देखते हैं। यीशुन पूछता है कि वो स्मोक करता है क्या, तो तांग मना करती है।
फिर यूशिन बोलता है कि बाओ के आदमी उसके घर के अंदर हैं, अभी उन्हें यहाँ से भागना होगा, और दोनों भागने लग जाते हैं। बाओ के भेजे हुए आदमी उनको देख लेते और पीछा करने लगते हैं। यूशिन अब तांग को तो एक जगह पर छुपकर रहने के लिए बोलकर खुद उनके सामने से भागता है। बाओ के आदमी सिर्फ यूशिन को ही देखते हैं। अब कुछ टाइम बाद यूशिन वापस से तांग को लेने के लिए आता है। उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। तांग उसे सॉरी बोलती है। तभी यूशिन पूछता है कि क्या उसके पास कोई और रहने की जगह है। तांग मना करती है तो यूशिन फिर उसे अपने घर पर लेकर जाता है। यूशिन पूछता है कि ईबो तुम्हें इस तरीके से मारता है तो क्या कोई रोकने के लिए नहीं आता। तांग बोलती है कि ईबो सभी को सामने बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान होने का नाटक करता है। सभी को लगता है कि वो डैड है और कुछ अच्छा ही करेगा, और वो उस टाउन में नए हैं तो कोई भी उन्हें नहीं जानता। सिर्फ स्कूल में ही उसकी इमेज थोड़ा सा अच्छी है, पर आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद स्कूल में भी सभी क्रिमिनल की नज़रों से उसे देखेंगे। यूशिन उसे ऐसे सोचने से मना करता है। फिर तांग के लिए कुछ मेडिसिन और खाने को लेकर उसे खाने के लिए बोलता है और आज रात उसे बेड पर सोने को बोलता है। वो खुद रहने के लिए अपनी फ्रेंड के पास चला जाएगा। यूशिन अब डोंग की शॉप में आता है जहाँ पर सेंजू का भी शॉप था। हाउ तो यहाँ पर उसे ही देख रहा होता है। तभी यूशिन वहाँ पर आता है। हाउ बोलता है कि उसने तांग को पैसे दे दिए क्या, तो यूशिन बोलता है कि उसको ये सब की फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और वो भला कब तक जैन को छुप कर देखेगा। जो सुनकर हाउ ब्लश करने लग जाता है और पूछता है कि वो यहाँ पर कैसे, तो यूशिन बोलता है कि ऐसे ही वो यहाँ पर सोने के लिए आया है। ये बोलकर वो चला जाता है। वहीं जैन को एक आदमी मूवी की डीवीडी देने के लिए बोलता है और में पता चलता है कि जैन डिसेबल है। उसके एक लेग में प्रॉब्लम है, इसीलिए उसे चलने में प्रॉब्लम होती है। जैन देखती है कि हाउ उसके लिए चिप्स रख कर गया है और वो उसे लेकर स्माइल करती है। हाउ फिर नूडल्स लेने के लिए जाता है जहाँ पर एक आदमी भी आ जाता है और हाउ को इंसल्ट करने लग जाता है, पर हाउ कुछ भी नहीं बोलता और स्माइल करने लगता है क्योंकि उसे बाओ से कोई भी दुश्मनी नहीं चाहिए थी। पर श्यांग जो कि बाओ का आदमी है वो जैन को लेकर कमेंट करने लग जाता है कि कैसे वो उसके साथ गलत काम कर सकता है और उसकी डिसेबिलिटी का भी मजाक बनाता है, जो चीज़ हाउ से बर्दाश्त नहीं होती। वो गरम गरम नूडल्स का बाउल श्यांग के सर पर मार देता है और उनके बीच में फाइट होने लग जाती है। हाउ अकेले इतने लोगों के साथ जीत नहीं पाता। वो किस तरीके से शॉप वापस आता है और अकेला बैठा होता है। यूशिन भी आज जो कुछ भी हो सब के बारे में सोच रहा था और तांग भी उसी सब के बारे में सोच रही थी। फिर ईयर 2026 में नियान और सिक्योरिटी गार्ड जिसका नाम गुआन होता है वो लेटर के कवर को फाड़ देता है और बोलता है कि ये किसी आत्मा का काम है। नियान भी इस सब का कोई आंसर ढूंढ नहीं पा रही थी। तब उसे पुलिस स्टेशन से जल्दी आने के लिए बुलाया जाता है। वो आकर पूछती है कि क्या उसके डैड मिल गए। ऑफिसर मना करते हैं और उसे उसके डैड की सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए बोलते हैं, उनकी आईडी भी। नियान बोलती है कि उसके पास आईडी नहीं है, उसके डैड ने कभी अपनी आईडी उसे दी ही नहीं। फिर ऑफिसर उसे अपनी आईडी देने के लिए बोलते हैं। उसके डैड का नाम होता है यूजियोंग। ऑफिसर जब इन्फॉर्मेशन निकाल रहे थे तब वो शॉक हो जाते हैं और पूछते हैं कि ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से यूजियोंग तो 20 साल पहले ही मर गए हैं। ये सुनकर नियान शॉक हो जाती है। वो बोलती है कि कल तो सीसीटीवी की फुटेज में उसके डैड दिखे थे, तो भला ऐसे कैसे हो सकता है। ऑफिसर कहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन झूठ नहीं हो सकती। नियान के डैड एक फेक आइडेंटिटी लेकर यहाँ पर आए थे। नियान को अब समझ नहीं आता कि ये सब वो कैसे हैंडल कर रहे हैं। वो अपने घर पर आकर सब कुछ सर्च करने लग जाती हैं अगर उसे कुछ मिल जाए। फिर एक ड्रॉअर से एक कुकी का बॉक्स निकलता है जिसमें बहुत सारे ट्रेन टिकट्स होते हैं पुशुई सिटी के। नियान को पता नहीं होता कि ये कहाँ पर है। उसे एक पोस्ट कार्ड भी मिलता है जिसमें तांग लिखा था। नियान अब जल्दी से लेटर को देखती है और उसमें भी तांग लिखा हुआ था। जिसके बाद हमें पुशुई सिटी में एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि आज ही अब्रॉड से वापस कंट्री आया था। वो पहले ही अपनी मॉम से मिलने के लिए घर पर जाता है पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो परेशान हो जाता है। तब उसकी मॉम के घर के लैंडलाइन फ़ोन रिंग होता है। दूसरी साइड में पुलिस उस लड़के को बोलती है कि माउंटेन की एक सुनसान साइड पर तांग नाम की लेडी की कार पार्क है, वो भी कई दिनों से, और वो उनको रीच आउट करने का ट्राई कर रहे थे पर किसी ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। ये सुनकर वो लड़का शॉक हो जाता है। हमें वापस से अब 1991 का टाइम दिखाया जाता है जहाँ यीशुन अपने घर पर आता है तांग को मिलने के लिए, पर वो वहाँ से जा चुकी थी। उसने यीशुन के खाने को टच भी नहीं किया था। यीशुन अब जब स्कूल आता है तो वहाँ पर श्याम जिन सारे स्टूडेंट्स को तांग की उसकी डैड को अटैक करने के बारे में बता रहा था और बहुत बड़ा चढ़ाकर, इतना कुछ तो हुआ भी नहीं था। यीशुन उसके सर में एक मारकर बोलता है कि ये सब रूमर्स फैलाना बंद करो वरना मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। वहीं तांग टीचर के साथ होती है जहाँ पर वो उससे क्लास के फंड्स के पैसों के बारे में पूछती है तो तांग कहती है कि वो बहुत ही जल्दी पैसे दे देगी।
पर टीचर बोलती है कि अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम है तो वो उसे बताए, वो उसकी हेल्प करेगी। पर तांग उसको कुछ भी नहीं बताती। तांग अब क्लास में आ जाती है जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स उसके बारे में ही बात कर रहे थे, पर तांग उनको इग्नोर कर देती है। तब उसकी एक फ्रेंड आकर बोलती है कि उसके डैड स्कूल में आए हैं और उसे ढूंढ रहे हैं। तांग जल्दी से क्लास से बाहर जाती है। येशन भी उसके पीछे जाता है। ये वो यहाँ पर तानशिन और प्रिंसिपल के सामने बोलने लग जाता है कि तांग येशुन के साथ सारी रात कहीं पर चली गई थी, उसकी वजह से ही तांग बुरी बनती जा रही है। जो सुनकर तांग हाइपर हो जाती है और ईबो को रोकने के लिए जाती है, पर येशुन उसकी झूठी बातें सुनकर उसके फेस पर पंच कर देता है और सारे स्टूडेंट्स मिलकर उसे रोकते हैं। ये वो अब प्रिंसिपल के सामने काफ़ी ज़्यादा ड्रामा करता है कि येशुन की वजह से तांग ऐसी बन गई है और उसके पास पैसे भी नहीं है खाने को, तो भला इस हालत में तांग की आगे की स्टडी कैसे कराएगा। और अभी उसको इतनी जो मार पड़ी है उसके लिए उसके पास हॉस्पिटल जाने के लिए भी पैसे नहीं है। प्रिंसिपल ईबो को अब कंपनसेशन के लिए कुछ पैसे देता है इलाज कराने के लिए, और तानशिन को येशुन की वजह से बातें सुननी पड़ रही थी। तानशिन उसे इसका रीज़न पूछती है कि आखिर तांग के साथ जो कुछ भी हो रहा है क्या उसमें येशुन का हाथ है। येशुन गुस्से में बोलता है कि ये वो एक बुरा इंसान है और अगर उसे इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो वो उसे स्कूल से एक्सपेल कर सकती है। तानशिन बोलती है कि मैंने इतनी मुश्किल से इतना अच्छा चांस दिया है तुम्हें और तुमने सब कुछ खराब कर दिया। तो येशुन कहता है कि वो स्कूल से जा रहे हैं और क्लास के फंड के पैसे भी दे देता है, जो देखकर तानशिन रोने लग जाती हैं। वहीं तांग को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो येशुन को रोकने के लिए जाती हैं। तब तक येशुन स्कूल से चला गया था। तांग तानशिन को येशुन को वापस से स्कूल लाने के लिए बोलती है, पर तानशिन मना कर देती है क्योंकि येशुन ने तांग को बचाने के लिए ऐसा किया था, जो देखकर तांग काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। इसके बाद येशुन और हाओ दोंग की शॉप में आते हैं। दोनों को देखकर दोंग उन्हें बहुत मारता है और बोलता है कि उन्होंने लड़कियों के लिए बाओ के आदमी से फाइट किया, वो उन्हें अब नहीं छोड़ेगा। दोनों ही दोंग को सॉरी बोलते हैं, पर दोंग उन पर काफ़ी गुस्सा था। वहीं तांग बुक स्टोर में होती हैं। तभी येशुन उससे मिलने के लिए आता है और सूप भी लेकर आता है। दोनों एक साथ में बैठकर खाने लग जाते हैं। तभी तांग उसे क्लास 1 के हाफ पैसे दे देती है। येशुन लेने से मना करता है, पर तांग बोलती है कि अगर उसने नहीं लिया तो वो उससे बात नहीं करेगी। फिर येशुन भी उसे ग्रैंडमा के पैसे वापस दे देता है और बोलता है कि अगर उसने पैसे नहीं लिए तो वो उससे बात नहीं करेगा, जिस बात पर दोनों स्माइल करने लग जाते हैं। येशुन फिर तांग को दोंग की शॉप का फ़ोन नंबर देता है और बोलता है कि अगर तांग को कुछ भी ज़रूरत हो तो वो उसे कॉल कर सकती हैं। रात में तांग कुछ लेटर लिखने लग जाती हैं और येशुन उस लव लेटर के टुकड़ों को जोड़कर फिर से उन्हें रीड करने लगता है। टाइमलाइन अब वापस से 2026 की आती है, जहाँ पर नियान के पास उसका हाउस ओनर आता है। नियान बोलती है कि उसके डैड खो गए हैं, इसीलिए वो घर खाली नहीं कर पाई, पर ओनर उसकी बात नहीं सुनते। तभी वहाँ पर नियान की फ्रेंड माई आती है, जो कि प्रेग्नेंट थी। माई ओनर को धमकी देती है कि अगर वो अभी यहाँ से नहीं गया तो वो पुलिस को बुला लेगी। माई को प्रेग्नेंट देखकर ओनर भी घबरा जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर माई नियान को सब कुछ बताती है कि कैसे उसके डैड का नाम फेक है और कैसे मैजिकली ये लेटर जो है तांग के नाम पर है, ये उसके पास आ गया। माई भी कंफ्यूज हो जाती है, वो कोई सोल्यूशन नहीं दे पाती। नियान को उस बॉक्स के अंदर काफ़ी सारे टिकट और एक पोस्ट कार्ड भी मिला था जिसमें तांग का नाम लिखा हुआ था। वो उस पोस्ट कार्ड और लेटर की हैंड राइटिंग को मैच करती है, तो वो मैच भी हो रही थी। नियान अब मेविन टाउन सर्च करने लगती है और उसे पता चलता है कि मेविन टाउन 2004 में ही पुशुई सिटी के अंडर आ गया। उसके पास जो टिकट थी वो भी वहीं की थी। अब अगले सीन में नियान पुशुई सिटी आ जाती है और तांग के बारे में सभी को पूछने लग जाती है, लेकिन किसी को भी उसके बारे में नहीं पता था। नियान अब पुलिस स्टेशन जाकर तांग का एड्रेस पूछती है, जो कि 1991 में 19 साल की थी। तब ऑफिसर कहते हैं कि वो ऐसे ही किसी की इन्फॉर्मेशन उसे नहीं दे सकते। नियान बोलती है कि वो उसकी आंटी है, पर फिर भी पुलिस ऑफिसर कुछ भी नहीं बोलते। तभी वहाँ पर वही लड़का आता है। नियान वहाँ से निकल जाती है और वो लड़का ऑफिसर को बोलता है कि वो शेन चेंग है, उसकी मॉम तांग खो गई है। तब ऑफिसर कहता है कि अभी अभी एक लड़की गई थी, वो भी तांग के बारे में ही पूछ रही थी। शेनचंग जल्दी से अब नियान के पीछे जाने लग जाता है। वो नियान को खींचकर पुलिस स्टेशन में लेकर आता है और पूछता है कि वो कौन है और तांग को कैसे जानती है। तब नियान उसे सब कुछ बोल देती है कि उसके डैड भी उसी दिन गायब हुए हैं जब से तांग गायब हुई है, और उसे लेटर और पोस्ट कार्ड मिला था जिसमें तांग का नाम लिखा हुआ था। पर शेन को उस पर ज़रा भी ट्रस्ट नहीं हो रहा था। उसे लगता है कि नियान एक किडनैपर है और उसने ही तांग को किडनैप किया है, तो नियान गुस्सा हो जाती है। तब एक ऑफिसर ये बात कन्फ्रंट करते हैं कि नियान के डैड भी गायब हो गए हैं। ऑफिसर अब दोनों को शांत करवा कर बोलते हैं
कि तांग और न्यान के डैड दोनों एक ही दिन गायब हुए हैं। पहले न्यान और शन को उसके बारे में पता लगाना चाहिए, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन था। इसीलिए अब न्यान और शन एक साथ होते हैं। जहाँ पर न्यान बहुत ज़्यादा खा रही थी तो शन उस पर डाउट कर रहा था। न्यान बोलती है कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसकी मॉम और उसके ऊपर, वो तो सिर्फ अपने डैड को ढूंढ रही है और लेटर की मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहती है। इसीलिए अब शन न्यान को अपने घर पर लेकर जाता है, जहाँ पर न्यान उसके डैड के बारे में पूछती है। तो वो बोलता है कि उनका डिवोर्स हो गया था जब वो 10 साल का था। उसकी मॉम यहीं पर रहती थी और शन अपने डैड के साथ अब्रॉड चला गया। न्यान बोलती है कि वो यहाँ पर अकेली थी, उसे अपनी मॉम का ध्यान भी नहीं रखा और अब उसे उनकी इतनी फिक्र हो रही है। तब शन बोलता है कि वो मॉम को यहाँ से ले जाना चाहता था पर वो गई ही नहीं। न्यान अब तांग का रूम देखती है, उसमें भी एक सेम कुकी बॉक्स था जैसा कि उसके डैड के रूम में था। वो उसे खोलने वाली थी पर शन उसे छीन लेता है। उसे पसंद नहीं था कि कोई स्ट्रेंजर उसकी मॉम की चीज़ों को टच करे। फिर न्यान उसे वो लेटर दिखाती है। शन बोलता है कि ये तो 1991 की डेट का है पर ये पेपर कितना न्यू है, ये भला कैसे पॉसिबल है। न्यान उसे समझाने लग जाती है कि उसने अपनी आंखों से देखा कि कैसे ये लेटर पोस्ट बॉक्स से गिरा था, पर शन अभी भी उस पर डाउट कर रहा था। न्यान बोलती है कि अगर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो मैं और कुछ नहीं बोलूँगी। शन बोलता है कि वो उस पर ट्रस्ट नहीं करता पर वो उसके साथ ही मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहता है। दोनों अब एक स्टेशन में बहुत ही ज़्यादा ठंडी में ट्रेन का वेट कर रहे थे। वहाँ पर भी शन को न्यान पर डाउट होता है कि वो ऐसे सुनसान स्टेशन में उसे मार ना दे और यहाँ पर कोई ट्रेन रुक भी नहीं रही है। न्यान बोलती है कि अगर वो चाहता है तो वापस से घर चला जाए और वैसे यहाँ पर ट्रेन आती है, उसे पता है इस बारे में। फिर टाइमलाइन 1991 में आती है जहाँ पर दोंग की शॉप में बाव अपने आदमियों के साथ आता है। हाओ और यूशन भी वहाँ पर होते हैं। बाव अपने आदमियों को एक एक थप्पड़ मारता है और बोलता है कि उसने अपने आदमियों को समझा दिया है, अब दोंग भी उन्हें समझा दे। तो दोंग हाओ और यूशन को बहुत मारता है, जो चीज़ देखकर बाव और उसके आदमी स्माइल करते हैं। दूसरी तरफ तांग को याद आता है कि उसने उस रात को एक सुसाइड नोट लिखा था और वो पोस्ट में है, तो वो उसे जल्दी से खोलती है पर वहाँ पर उसे अपना लेटर नहीं मिलता। वो परेशान हो जाती है और फिर तांग लैंडलाइन से यूशन को कॉल करती है। यूशन मार खाते हुए कॉल की रिंग सुनता है पर वो फ़ोन नहीं उठा पाता। रात में तांग अपना सुसाइड नोट ढूंढ रही थी पर उसे वो नहीं मिलता। वो अपने शॉप ओनर से पोस्ट बॉक्स से उसके एब्सेंस में लेटर निकालने की बात पूछ रही होती है। तब ओनर बोलते हैं कि पोस्ट बॉक्स के ताले की चाबी सिर्फ तांग के पास ही है और किसी ने कुछ भी नहीं निकाला। तांग अब टेंशन में ईशुन को लैंडलाइन से कॉल करती है पर तभी वहाँ पर यीबो आ जाता है और ईशुन का एड्रेस वाला चिट देखकर वो उसे ले लेता है। तांग को समझ आ जाता है कि उसके साथ नेक्स्ट क्या होने वाला है। दूसरी तरफ यीशुन को दोंग मारता है। बाव बोलता है कि उनकी वजह से शियांग के पैर में चोट लगी है, इसीलिए अब दोंग को भी यीशुन और हाओ का पैर तोड़ना पड़ेगा। अगर वो नहीं कर पाया तो उसके आदमी कर देंगे। दोंग अपने ब्रदर्स के साथ ऐसा नहीं कर पाया, इसीलिए वो बाव को 10,000 युआन देने के लिए राजी हो जाता है, जो कि उन सब ने मिलकर बोट खरीदने के लिए सेव किए थे। यीशुन और हाओ मना करते हैं पर बाव बोलते हैं कि वो एक ही टीम में हैं और उन्हें झगड़ा नहीं करना चाहिए। बाव के जाने के बाद उसके आदमी सडनली उन पर हमला कर देते हैं और पूरी शॉप को तोड़ देते हैं और ये उनका प्लान होता है ताकि बाव दोंग से बदला ले सके। दूसरी तरफ यीबो तांग को अपनी ग्रैंडमा की फोटो के सामने नील डाउन करके उससे माफ़ी मांगने के लिए बोलता है और खुद रोते हुए बोलता है कि तांग भी उसकी मॉम की तरह ही है और अब उसके पास पैसे भी नहीं है। वो अब और ज़्यादा तांग को संभाल नहीं सकता। तांग देखती है कि ग्रैंडमा की फ़ोटो के सामने जो पैसों से भरा हुआ बॉक्स है, जो कि किसी के मरने के बाद लोग मरे हुए इंसान के नाम पर दान देते हैं, वो डिब्बा लेने वाला था पर तांग उससे वो छीन लेती है। उन दोनों की खींचातानी में ग्रैंडमा की फोटो गिरकर टूट जाती है। ये देखकर तांग को बहुत मारता है, वो उसे एक जानवर की तरह मार रहा था। इधर से हाओ को देखकर रोने लग जाती है। उसकी शॉप को भी बाव के आदमी ने तोड़ दिया था। सेना हाओ को हॉस्पिटल ले जाने का ट्राई करती है पर उसकी डिसेबिलिटी के कारण वो उसे लेकर गिर जाती है और रोने लग जाती है। वो हाओ को सॉरी बोलती है, वो कुछ भी नहीं कर सकती। तब हाओ उसे ऐसा बोलने से मना करता है और उसे हमेशा प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस करता है। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और ये सीन बहुत ज़्यादा इमोशनल था। वहीं तांग के घर की हालत काफ़ी ख़राब होती है। यीबो ने उसे मार मार कर सारे घर का सामान भी तोड़ दिया था। वो अपनी ग्रैंडमा की टूटी हुई तस्वीर को लेकर रोने लग जाती है। थोड़ी देर बाद तांग यीशुन से मिलने के लिए जाती है। उसके घर के दरवाजे पर खून लगा हुआ था। वो जोर जोर से यीशुन को बुलाने लग जाती है। यीशुन उसके पीछे खड़ा हुआ था तो तांग देखती है कि यीशुन को काफ़ी चोट लगी है।
वो यूशन को कहती है वो शॉप में भी गई थी, वहाँ पर सब कुछ टूटा हुआ था और ये खून लगा था, इसलिए वो काफ़ी डर गई। तब यूशन बोलता है कि कुछ नहीं, वो सिर्फ एक नॉर्मल सी फाइट हो गई थी। तांग अब यूशन की चोट पर मेडिसिन लगा रही होती है, तभी वो उसे बहुत प्यार से देख रहा था। तांग उसे वापस स्कूल आने के लिए बोलती है, तो यूशन एग्री करता है कि वो वापस स्कूल ज्वाइन करेगा। यूशन अब तांग के हाथ पर चोट देखता है और पूछता है कि क्या यीबो ने उसे मारा, पर तांग जवाब नहीं देती और उसे अपना ध्यान रखने को बोलकर चली जाती है। यीबो जो कि गैम्बलिंग कर रहा था, यूशन उसके साथ जाकर बैठ जाता है और उसके साथ खेलने वाले बाकी लोगों को बोलता है कि क्या यीबो एक अच्छा इंसान है जिसके साथ वो लोग खेल रहे हैं। ये देखकर यीबो उस पर गुस्सा कर रहा था। तभी यूशन बोलता है कि दोंग उसे ढूंढ रहा है और बाओ भी, वो कब तक भला उसे पैसे देगा या फिर वो जाकर बाओ को उसका एड्रेस दे दे। यीबो उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे कुछ टाइम दे दे और वो पैसे रिटर्न कर देगा। अब यूशन मान जाता है, पर कहता है कि अगर उसने फिर कभी तांग के ऊपर हाथ उड़ाने की कोशिश करी तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। यीबो ये सुनकर शॉक हो जाता है और यूशन वहाँ से चला जाता है। तभी शांग वहाँ पर अपने आदमी के साथ यीबो के पास आ जाता है। अगले सीन में अब तांग अपने रूम में होती है, तब वो देखती है कि यीबो घर वापस आकर अपना सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह यूशन तांग के घर के सामने आता है उसे डम्पलिंग्स देने के लिए। तांग बोलती है कि उसे डम्पलिंग्स पसंद नहीं है, तो यूशन बोलता है कि उसने कॉल क्यों किया था। तांग उसे अपने सुसाइड नोट के खोने के बारे में बताती है। फिर यूशन उसे अभी स्कूल जाने के लिए बोलता है और वो इस बारे में बाद में बात करेंगे। वहीं तानशिन दोंग की शॉप में आती है। सब कुछ टूटा हुआ देखकर दोंग से यूशन के बारे में पूछती है, पर जैसे वो देखती है कि दोंग को चोट लगी हुई है तो दोंग बताता है कि यूशन वापस स्कूल जाएगा क्योंकि वो उसे अपनी तरह जिंदगी बिताते हुए नहीं देख सकता। जो सुनकर तानशिन बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली जाती है। फिर यूशन और हाओ दोंग के पास माफ़ी मांगने के लिए आते हैं। दोंग भी उसे ये सब बोलने से मना करता है और कहता है कि उसे थोड़ा सा टाइम चाहिए। दोंग वहाँ से फिर अपने रूम में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेता है। इधर तांग जब स्कूल में वापस आती है तो यूशन को पोस्ट बॉक्स के सामने देखती है। तांग बोलती है कि यहीं से लव लेटर आया था और अब उसका सुसाइड नोट गायब है। यूशन कहता है कि शायद उनके साथ ना कोई मजाक कर रहे हैं, पर तांग को फिर भी डाउट हो रहा था, इसलिए दोनों मिलकर प्लान करते हैं और एक ब्लैंक लेटर बॉक्स के अंदर डाल देते हैं। दोनों छुपकर रात को वेट करने लग जाते हैं कि कौन लेटर लेने के लिए आता है, पर बहुत टाइम बीतने के बाद भी कोई नहीं आता। तांग अब थक कर यूशन के शोल्डर पर सर रखकर सो जाती है। यूशन शॉक होता है, पर फिर भी वो स्टिल बैठा रहता है ताकि तांग को कोई तकलीफ ना हो। तांग उठ जाती है और यूशन को बोलती है कि बहुत रात हो गई है, उन्हें अभी घर चले जाना चाहिए। फिर दोनों घर आ जाते हैं। अगले दिन तांग यूशन के लिए डम्पलिंग लेकर आता है। दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। यूशन डम्पलिंग्स देखकर अब जाने लग जाता है और कहता है कि आज वो बुक शॉप के बाहर वेट करेगा, तो तांग उसे हाँ बोलती है। फिर तांग अपने क्लास में जाकर देखती है कि शानजुन ने उसकी और यूशन की बहुत सी ड्राइंग्स ब्लैक बोर्ड पर बना रखी थी। तांग उस पर ध्यान नहीं देती, पर श्यामजन फिर भी उसे बुली करने का ट्राई कर रहा था। तभी वहाँ पर तांग की एक फ्रेंड आकर उसे मिटा देती है, जो देखकर तांग स्माइल करती है। अब तांग और यूशन लेटर बॉक्स से वो फेक लेटर निकालते हैं जो कि वहीं पर था। दोनों को समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। तांग वो लेटर को वापस से रीड करती है जो कि उसे यूशन ने दिया था। यूशन तांग के लिए बंस लेकर आया होता है। दोनों उसे हाफ शेयर करके खाते हैं। तांग बोलती है कि ये लव लेटर जेन्युइन है, किसी ने बहुत प्यार से इसे लिखा हुआ है और इस लेटर में जो स्टैम्प है वो उसके शॉप में मिलती है। इसका मतलब कोई उसके शॉप में बहुत बार आया है और वो तांग को अच्छे से जानता है। यूशन को जेलसी हो रही थी। वो बोलता है कि अब तो मुझे उसे ढूंढना ही पड़ेगा। फिर दोनों वापस से वहीं पर बैठ जाते हैं। तांग को ठंड लग रही थी तो यूशन उसे अपनी जैकेट देता है। तांग यूशन से उसके पास्ट के बारे में पूछती है कि वो भला फाइट क्यों करता रहता है। तो यूशन बोलता है कि जब वो 16 साल का था तब उसको कुछ लड़कों ने बुली किया था, इसलिए उसने उनसे फाइट की और उसे फिर रिफॉर्म स्कूल में भेज दिया गया। और जब वो बाहर आया तो उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तब दोंग ने उसे सब कुछ दिया और उसके लिए तो यही लाइफ है। तांग उसे वापस स्कूल जाने के लिए बोलती है, अपनी लाइफ के बारे में सोचने के लिए बोलती है, जिस पर यूशन एग्री करता है। तांग उसे स्कूल में अब एक न्यू हेयर स्टाइल करके आने को कहती है ताकि वो स्टूडेंट जैसा लगे, जिसके लिए भी वो मान जाता है। तांग ये भी कहती है कि यहाँ पर बैठकर कुछ नहीं होगा, उन्हें वापस से चले जाना चाहिए। तो यूशन कहता है कि वो उसे घर छोड़ देगा। अब वापस से टाइमलाइन 2026 में आती है, जहाँ पर नियान शेन को लेकर
पोस्ट बॉक्स के सामने खड़ी थी। वहाँ पर गुआन भी होती है। न्यान उसे सब कुछ बताती है, लेटर और जियोंग के गायब होने के बारे में, पर शेन को सब कुछ फेक लग रहा था। वो उन दोनों पर ही इल्ज़ाम लगाता है उसकी मॉम के खो जाने के पीछे। तब वहाँ पर फिर से वही कैट आ जाती है और जब शेन के हाथ में वही सुसाइड नोट था तो गुआन उसे लेटर बॉक्स में डाल देता है। अब ईयर 1991 में यीशुन और तांग को बॉक्स में से कुछ आवाज़ आती है। दोनों भागते हुए वहाँ पर आते हैं। वहाँ पर वो कैट भी मौजूद थी। यीशुन की से जैसे ही लेटर बॉक्स को ओपन करती है तो उसके अंदर उसका सुसाइड नोट था। दोनों ये देखकर शॉक और फियर के साथ एक दूसरे को देखने लग जाते हैं क्योंकि ये उसका वही सुसाइड लेटर था जो कि खो गया था। तांग तो काफ़ी ज़्यादा शॉक थी और वहाँ पर उसे लेटर का कवर नहीं मिलता। यीशुन अब पोस्ट बॉक्स को अच्छे से चेक करने लग जाता है पर वहाँ पर कुछ भी नहीं था। तांग अब एक रिप्लाई लेटर लिखती है और वापस से पोस्ट बॉक्स के सामने आती है। लेटर बॉक्स के सामने वो जैसे उसे डालती है तब कुछ भी नहीं होता। तांग यीशुन को बोलती है कि ये सिर्फ मिडनाइट को ही काम करता है और जब वो कैट आसपास हो फिर दोनों वापस से मिडनाइट आने का वेट करने का डिसाइड करते हैं। वहीं 2026 में गुआन शेन और न्यान को बोलते हैं कि ये सब किसी आत्मा ने ही किया होगा। न्यान शेन को बोलती है कि अब तो उसे ट्रस्ट हुआ ना उनकी बातों पर। शेन फिर भी नहीं मानता। वो बोलता है कि न्यान और गुआन मिडनाइट में ब्लैक मैजिक करते हैं या फिर कोई मैजिक ट्रिक वगैरह करते हैं। न्यान तो थक जाती है उसे समझाते समझाते, लेकिन उसकी मोटे दिमाग में बात घुस ही नहीं रही थी। वो वापस घर जाने लगती है। तब गुआन उससे पूछता है कि अब क्या करना है। न्यान बोलती है कि उसे हम पर ट्रस्ट नहीं है तो ना करे, और ऐसे भी अब वो सुसाइड नोट भी गायब हो गया है। तभी शेन न्यान के पीछे पीछे जाने लग जाता है और बोलता है कि वो इस सिटी में किसी को भी नहीं जानता है। वो उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती, उसे भी न्यान के घर जाना है। न्यान उसे अपने घर पर ले जाती है। शेन घर में हर जगह देखने लग जाता है तो न्यान कहती है कि यार तुम बाथरूम देखना तो भूल ही गए। तब जाकर अब शेन को उस पर ट्रस्ट होता है कि उसकी मॉम उसके पास नहीं है और कहता है कि अब वो उसके साथ में अपने पेरेंट्स के बारे में पता लगाएगा और कुछ भी सीक्रेट नहीं रखेगा। तो न्यान उसे उसके डैड के गुम होने के बारे में सब कुछ बताती है, उनका नाम फेक होने के बारे में भी। शेन बोलता है कि न्यान की डैड एक इम्पोस्टर है, पर न्यान मना करती है। वो अपने डैड के साथ बचपन से हैं तो वो भला कैसे एक फेक इंसान हो सकते हैं। शेन बोलता है कि उसके अब्रॉड जाने के बाद ज़्यादा उसकी मॉम से उसकी बात नहीं हुई और उसके डैड के साथ मॉम का रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं था। न्यान अपने मॉम के बारे में बोलती है जो कि उसके बर्थ के टाइम ही मर गई थी। ये सब कुछ सुनने के बाद न्यान बोलती है कि इतना सब कुछ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। शायद शेन की मॉम के साथ उसके डैड का कोई पास रिलेशनशिप है और उनके पास सेम कुकी का बॉक्स भी है। अगले दिन अब न्यान लेटर लिख रही होती है और साथ में कुछ और स्टेशनरी भी भेजने वाली थी। शेन उससे इस बारे में पूछने लगता है तो न्यान बोलती है कि मिडनाइट के टाइम ही वो लेटर जाता है, इसीलिए आज वो एक लेटर लिखेगी ताकि सब कुछ उन्हें क्लियर हो जाए। शेन बोलता है कि तांग उसकी मॉम है इसलिए लेटर वही लिखेगा और उसे गुआन और न्यान पर कोई ट्रस्ट नहीं है। जो सुनकर न्यान उसे सब दे देती है। अब मिडनाइट को न्यान और शेन पोस्ट बॉक्स के सामने जाते हैं। न्यान कैट के लिए खाना भी लेकर आई थी जो देखकर शेन उसे वियर्ड से लुक देता है। फिर दोनों टाइमलाइन में मिडनाइट का वेट कर रहे थे जहाँ पर शेन अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन करके बॉक्स के अंदर रख देता है और दूसरी तरफ यीशुन लेटर को बॉक्स में डाल देता है। अब जैसे ही वो कैट वहाँ पर आती है तो तांग लेटर बॉक्स खोलकर देखती है लेटर गायब हो गया था। दोनों ये देखकर खुश हो जाते हैं, पर इधर शेन के सामान को कुछ भी नहीं हुआ था। गुआन देखती है कि शेन ने कोई लेटर नहीं लिखा था बल्कि एक ब्लैंक पेपर रखा था। न्यान उस पर ये देखकर गुस्सा करने लग जाती हैं। शेन बोलते हैं कि ये उनका ड्रामा है, उसे पता है। अब शेन जैसे ही सामान बॉक्स से निकालने के लिए जाता है तो वहाँ पर तांग का लेटर होता है जो देखकर वो शॉक हो जाते हैं। न्यान जल्दी से लेटर को लेती है और रीड करती है। उसमें लव लेटर किसने लिखा था और ये बॉक्स के बारे में लिखा हुआ था। शेन यहाँ पर डेट को देखकर भी शॉक था जो कि 1991 थी। न्यान बोलती है कि अब तो उसे ट्रस्ट हुआ या फिर नहीं। शेन बोलता है कि ये 35 साल के टाइमलाइन को कनेक्ट करता है, भला ये कैसे पॉसिबल है। अब न्यान एक रिप्लाई लेटर लिखने का डिसाइड करती है और उसे एक वाटर स्पाउट जो कि 23 सितंबर को मे 1 में होने वाला है उसके बारे में लिखती है ताकि तांग कंफर्म कर सके कि 1991 और 2026 का टाइमलाइन कनेक्ट हो गया है। तब शेन बोलता है कि अगर कैलकुलेशन कर रहे तो 2026 का टाइम 1991 से स्लो चल रहा है, यानी कि 2026 का एक दिन 1991 के 2 दिन होंगे। न्यान बोलती है कि अगर ऐसा है तो वो एक बार फिर से किसी और फ्यूचर इवेंट के बारे में लिखकर भेज देगी, लेकिन उसे अभी ये ट्राई करना ही है 1991 में। अब यीशुन सुबह आकर बॉक्स को
चेक करता है पर वहाँ पर कोई भी लेटर नहीं आया था। तांग बोलती है कि मिडनाइट को ही आएगा। तो यूशन बोलता है कि वो आज तानशिन से मिलने के लिए जाएगा, वापस स्कूल ज्वाइन करने के लिए। ये सुनकर तांग खुश हो जाती है और जल्दी स्कूल ज्वाइन करने के लिए उसे बोलती है। वहीं येशुन अब तानशिन से मिलने के लिए आता है और उसे सॉरी बोलता है, साथ ही उसे एक और चांस देने के लिए कहता है। तो तानशिन उसे वापस स्कूल आने के लिए बोल देती है। येशुन उसे दोंग से मिलने के लिए भी बोलता है क्योंकि दोंग उससे और हाउ से तो बात ही नहीं कर रहा था। शॉप के टूटने के बाद दोंग काफ़ी ज़्यादा सैड है। तो तानशिन बिना रिप्लाई दिए वहाँ से चली जाती है और सीधा दोंग से मिलने के लिए जाती है। दोंग बोलता है कि क्या वो उसे मोक करने के लिए आई है। तब तानशिन बोलती है कि उसे लगा कि दोंग ने शॉप ओपन किया होगा, वो अब एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड करेगा, लेकिन उसे फाइट ही किया और अब वो गिव अप क्यों कर रहा है भला, उसे वापस से शॉप ओपन करनी चाहिए। दोंग बोलता है कि उसके पास अभी कुछ भी नहीं है, बोर्ड के पैसे भी चले गए, उन्हें बाव ले गया। तो तान उसे पैसे देती है वापस से शॉप ओपन करने के लिए और वो ये पैसे फ्यूचर में उसे वापस ज़रूर लेगी। ये बोलकर वो चली जाती है, जो देखकर दोंग कोई भी रिप्लाई नहीं दे पाता। वहीं हाउ जेन के साथ में होता है। जेन का मूड ऑफ था उसके डीवीडी शॉप के लिए। तब हाउ बोलता है कि वो ज़रूर कुछ करेगा वापस से जेन की शॉप के लिए। जेन बोलती है कि वो कुछ दिन के लिए अपने ग्रैंडमा के पास जाएगी, तो हाउ से जाने के लिए बोलता है, तब तक वो वापस से कुछ नया काम कर लेगा। तभी दोंग हाउ को बुलाने लगता है, जो देखकर वो खुश हो जाता है कि दोंग वापस से उससे बात कर रहा था। हाउ और यूशन फिर दोंग के साथ होते हैं, जहाँ पर वो फिर से अपनी शॉप खोलने की बात कहता है। दोनों ये सुनकर खुश हो जाते हैं और तानशिन ने पैसे दिए हैं ये सुनकर दोंग को टीज करने लग जाते हैं। खाना खाते टाइम यूशन को याद आता है कि उसे तांग के पास जाना है, पर वो दोंग को अभी छोड़कर नहीं जाना चाहता था। दूसरी तरफ तांग 12 बजने का वेट कर रही थी। वहीं 2026 में न्यान और शेन भी वहीं पर आए होते हैं और 12 बजते ही वो लेटर को बॉक्स में डाल देते हैं। तांग जल्दी से जैसे ही बॉक्स खोलती है तो वहाँ पर लेटर रखा था, जो देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है। तांग अब यीशुन से मिलने के लिए शॉप में आती है, जहाँ पर दोंग उसे जाने के लिए बोलता है, पर यीशुन आकर उसे लेटर के बारे में पूछता है। तो तांग बोलती है कि उसे लेटर मिल गया है। दोनों अब साथ में लेटर को रीड करते हैं। न्यान ने 23 को होने वाले वाटर स्पाउट के बारे में और वो लव लेटर शायद जियोंग ने लिखा होगा ये भी बोला होता है। यीशुन कहता है कि 35 ईयर्स का टाइम गैप, मतलब कि वो फ्यूचर से है और जियोंग ने ही तांग को लव लेटर लिखा है। तांग बोलती है कि वो ऐसे नाम वाले किसी आदमी को जानती ही नहीं है। दोनों ये सुनकर कंफ्यूज जाते हैं। तभी तांग बोलती है कि वो 23 तक वेट करेंगे और कंफर्म करेंगे कि ये सब सच है भी या फिर नहीं। यीशुन अब अपने घर में होता है, वो लेटर को देखने लगता है और ऐसा सेम लेटर लिखकर वो जल्दी से तांग के घर पर जाता है। तांग उसे पूछती है कि वो अभी यहाँ पर क्यों आया है, तो यीशुन बोलता है कि उसे एक क्लू मिला है। यीशुन अब तांग को दोनों लेटर दिखाता है, एक जो कि फ्यूचर से आया है और दूसरा जो कि यीशुन ने अभी लिखा, उसके नाम भी मैच हो रहे थे। तांग बोलती है कि 35 साल के बाद तो वो 50 साल का होगा, तब वो भला तांग को क्यों लेटर लिखेगा। यूशन बोलता है कि ये उसका ही फ्यूचर सेल्फ है जिसने ये लव लेटर तांग को लिखा था और ये पास्ट में आ गया है। तांग तो ये सुनकर शॉक हो जाती है और दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। जिसके बाद हम जियोंग को देखते हैं, जो कि एक ओल्ड मैन की गाड़ी को ले जाने में हेल्प कर रहा होता है। उस गाड़ी के अंदर वही पोस्ट बॉक्स था जिसे जियोंग देखने लग जाता है। अब 1991 में यीशुन और तांग इसी बारे में बात कर रहे थे। उनको ये पोस्ट बॉक्स एक ओल्ड मैन की हाथ गाड़ी में दिखा था और दोनों बोलते हैं कि उन्होंने उस ओल्ड मैन की हेल्प की थी और उसके बाद ही वो लव लेटर आए हैं। अगले दिन अब ये दोनों ही किसी भंगार शॉप में जाकर उस ओल्ड आदमी को ढूंढने लग जाते हैं, पर वहाँ पर उन्हें उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। तांग बोलती है कि उसे न्यान की बात पर ट्रस्ट है और वो उससे पूछेगी कि वो कॉलेज में एडमिशन ले पाई या फिर नहीं। यूशन बोलता है कि उसे न्यान से पूछने की ज़रूरत नहीं है, यूशन को पता है तांग फ्यूचर में अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएगी और एक अच्छा फ्यूचर होगा उसका। तो तांग अब यूशन को भी अपने फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए बोलती है। इस पर वो हंसकर बोलता है कि उसका कोई फ्यूचर नहीं है। 2026 में अब न्यान को एक कॉल आता है पुलिस ऑफिसर का, उसके डैड का पता चल गया था। न्यान अब जल्दी से गुआन को कॉल करके एक कार लाने के लिए बोलती है। गुआन थोड़ी देर में कार लेकर आ जाता है। शेन उसे ड्राइव करने वाला था, लेकिन उसे याद आता है कि उसे ड्राइविंग किए हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। न्यान बोलती है कि अगर उसे ड्राइविंग नहीं आती तो वो करने क्यों गया, इसीलिए वो खुद ही ड्राइव करती है। वो एक सुनसान जगह पर आ जाते हैं, वहाँ पर पुलिस भी थी। वो जल्दी से वहाँ पर एक ओल्ड मैन को देखती हैं, पर वो उसके डैड नहीं थे। वो ठंड से कहाँ पर आए थे, उनको खुद का नाम या फिर घर का एड्रेस कुछ भी नहीं पता था। न्यान उन्हें अपना स्कार्फ दे देती है
और वापस से ड्राइव करने लग जाती हैं, पर खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाती और रोने लग जाती हैं। उसकी वजह से उसके डैड घर छोड़कर चले गए। उसके डैड भी सब भूल जाते हैं, पता नहीं वो कहाँ पर होंगे। नियन को इतना सैड देखकर शेन को काफ़ी बुरा लगता है। वहीं 1991 में दोंगहा और यीशुन शॉप को वापस से स्टार्ट करने के लिए सब कुछ ठीक कर रहे थे। तभी वहाँ पर शियांग अपने लोगों के साथ आता है और दोंग को थ्रेट करने लगता है क्योंकि वो बाओ के अगेंस्ट जा रहा है। दोंग बोलते हैं कि उसे अभी किसी से झगड़ा नहीं करना है, वो अकेला ही अच्छा है। जो सुनकर शियांग बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाता और चला जाता है। और यीशुन बोलते हैं कि ये यहाँ से चुपचाप चला गया, ज़रूर ये लोग कुछ प्लान कर रहे हैं। दोंग बोलता है कि उनके साथ हमने कुछ भी गलत नहीं किया है और तुम भी इन्हें प्रोवोक मत करो, इन्हें इग्नोर कर दो। जिसकी इस बात पर दोनों एग्री करते हैं। फिर वहाँ पर तानशिन तांग को लेकर आती हैं। वो यीशुन को वापस स्कूल ज्वाइन करने के लिए कहती हैं। फाइट वगैरह करना आपसे उसे बंद करना होगा और तांग उसे ट्यूशन देगी ताकि उसके अच्छे मार्क्स आ सके, जिसके लिए यीशुन मान जाता है। फिर तानशिन वहाँ से जाने लग जाती है तो यीशुन और हाओ दोंग को उसके पीछे जाने के लिए बोलते हैं। दोंग बोलता है कि मुझे पता है, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, जिस बात पर दोनों ही उसे टीज करने लग जाते हैं। यीशुन अब घर आकर अपने कपड़े धो रहा था, तभी वहाँ पर तांग आती है। यीशुन पूछता है कि क्या ये वो वापस आ गया है, तो तांग मना करती है और कहती है कि वो तो उसके बाल काटने के लिए आई थी। वो अब यीशुन के बाल काटने लग जाती है और कहती है कि अब से अच्छे से रहना और स्टडी करना और शियांजुन से भी दूर रहना। फिर अगर दोनों के मार्क्स अच्छे आए तो वो दोनों एक साथ मेवन को छोड़कर चले जाएंगे। यीशुन इस बात पर एग्री करता है और वो अपने आप को मिरर में देखकर शॉक था क्योंकि हेयर कट होने के बाद वो काफ़ी हैंडसम लग रहा था। यीशुन अब तांग को घर छोड़ने के लिए आता है। वो कहता है कि कल वो दोनों एक साथ स्कूल जाएंगे और उसे लेने के लिए आएगा। तांग इस बात पर हाँ बोलती है और उसे एक एनवेलप देकर जल्दी से घर के अंदर चली जाती है। यीशुन एनवेलप में एक पोस्ट कार्ड देखता है जैसे कि सेम जियोंग के पास है 2026 में। उसमें तांग ने यीशुन के लिए बेस्ट विशेस लिखे हुए थे। यीशुन ये देखकर स्माइल करता है। तांग अब घर में होती है और यीशुन के बारे में सोचकर ब्लश कर रही थी, तभी कोई उसके सर पर पीछे से मारता है और वहीं पर गिर जाती है। यीशुन को आवाज़ आती है पर वो उसे इग्नोर करके चला जाता है। असल में ये वो वापस आ गया था। वो तांग को अब रूम के अंदर लॉक कर देता है। अगले दिन यीशुन तांग के घर के बाहर उसे बुलाने लग जाता है पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। बहुत देर तक वेट करने के बाद यीशुन स्कूल आ जाता है। शियांजुन उसके आते उसे बुली करने लग जाता है। यीशुन उसे अच्छे से बोलता है कि ग्रेजुएशन तक वो उसके मुंह ना लगे और अच्छे से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले। अगर शियांजुन उसके और तांग के बारे में कुछ भी बोला तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। जिसकी ये बात सुनकर शियांजुन उसे कोई भी रिप्लाई नहीं दे पाता। यीशुन अब क्लास में तांग का वेट कर रहा था पर उसको कोई भी पता नहीं होता। क्लास के बाद अब यीशुन तानशिन से तांग के बारे में पूछता है। इस पर वो बोलती है कि उसके डैड ने कुछ दिनों का लीव लिया है क्योंकि तांग की तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनकर यीशुन को समझ में आ जाता है कि यीबो ने उसके साथ कुछ किया है। वो अब जल्दी से स्कूल से भागते हुए निकल जाता है। वो हर पॉसिबल जगह में यीबो को ढूंढ रहा था। वो इस फैक्ट्री में काम करता है, वहाँ पर भी फ़ोन करता है पर पता चलता है कि उसने छुट्टी ली है। यीशुन को कुछ भी समझ नहीं आता। वो जल्दी से पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पर तांग के मिसिंग होने की कंप्लेन करता है। तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है जो कि उस रात भी थे जब यीशुन तांग को लेकर पुलिस स्टेशन आया था और उसने उसे पागल बोला था। ऑफिसर बोलते हैं कि उसके डैड ने कहा था कि उसे मेंटल प्रॉब्लम है तो वो उसे हॉस्पिटल ले जाएंगे। यीशुन को भी वो उस रात की बात याद आती है। वो पुलिस स्टेशन से भी भागता हुआ निकल जाता है। वो रास्ते में एक आदमी से उसकी साइकिल लेता है और कहीं जाने लग जाता है। दूसरी तरफ ये वो एक गाड़ी में तांग को बांधकर मेंटल हॉस्पिटल ले जा रहा था। तांग का मुंह भी कपड़े से बंधा हुआ था। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी पर तभी वहाँ पर यीशुन आ जाता है और यीबो को मारने लग जाता है। वो यीबो को बहुत ज़्यादा मारता है। यीशुन उसे बोलता है कि वो कैसे अपनी बेटी को मेंटल हॉस्पिटल भेज सकता है। ये सब देखकर यीबो उसे धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। यीशुन फिर तांग के हाथ और मुंह खोल देता है जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती हैं। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। यीशुन अब उसे साइकिल में बैठाकर उसके घर पर लेकर जाता है जहाँ पर तांग उसे अपने बचपन के बारे में बोलती है कि उसकी मॉम और यीबो एक साथ ही फैक्ट्री में जॉब करते थे पर यीबो उसकी मॉम पर डाउट करता था और उसे किसी भी आदमी के साथ बात करते हुए देख लेता तो उसकी मॉम को काफ़ी मारता। वो जब उन्हें रोकने के लिए जाती उसे ग्रैंडमा उसे कमरे में लॉक कर देती है। ऐसा हर दिन चलता रहता। एक दिन उसकी मॉम और सहन नहीं कर पाई और फैक्ट्री के पैसे लेकर चली गई। अब फैक्ट्री के लोग यीबो से पैसे मांगने के लिए आते थे। यीबो ने उन्हें पैसे रीपे करने का प्रॉमिस किया पर उसकी मॉम का गुस्सा वो अब तांग पर निकालता था। एक बार फैक्ट्री में आग लग गई और यीबो ने बहुत सारे लोगों को बचाया
उसके लिए उसे अवार्ड भी मिले। अगर पड़ोसी को कुछ ज़रूरत पड़ती तो ये वो उनकी मदद करता। ऐसे वो सोसाइटी में अपनी इमेज बहुत अच्छी बना के रखता है। अब अगर वो उसके रियल नेचर के बारे में किसी को बताती हैं तो कोई इस पर ट्रस्ट नहीं करता। इसीलिए उसके ग्रैंडपा ने मरने से पहले वो घर तांग के नाम कर दिया था और ये वो अब वो घर उसे लेना चाहता है। इसीलिए वो उसे पागल बनाकर हॉस्पिटल भेज देता है जिससे कि वो घर उसका हो जाएगा। यूशन बोलता है कि उसके फैमिली ने तो उसके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा था जब वो 4 इयर्स का था। उसकी मॉम ने बोला कि उसके डैड कहीं पर चले गए हैं, वो उन्हें ढूंढ कर ले आएगी, पर वो कभी भी नहीं आई। 4 इयर्स का यीशुन भूखा रास्ते में खाने के लिए निकल गया। उसने डस्टबिन से खाना खाया। तब तानशन की मॉम उसे ऑर्फनेज में ले गई और वहाँ पर उसका ध्यान रखा। वो हमेशा से चाहती थी कि यीशुन अच्छे से स्टडी करे, पर स्कूल में सभी लोग उसे बुली करते थे। एक बार किसी ने उसकी बुक्स को टॉयलेट में फेंक दिया था, तब उसकी फाइट हो गई और उसे रिफॉर्म स्कूल में भेज दिया था। फिर जब वो वहाँ से बाहर आया तब डोंग के साथ रहने लगा। तानशिन भी डोंग को पसंद करती थी, लेकिन वो फाइट करता था और येशन भी उसी की तरह करने लग गया। इसीलिए तानशिन ने डोंग से ब्रेकअप कर लिया और हाओ के डैड एक मर्डरर थे, इसीलिए उसकी मॉम और उसको उसके विलेज से निकाल दिया गया था। उनको काफ़ी परेशान किया लोगों ने, जिसकी वजह से हाओ की मॉम ने सुसाइड कर लिया। तांग ये सब सुनकर बोलती है कि सबकी लाइफ कितने मिजरेबल है, तो येशन बोलते हैं कि उस दिन जब उसकी बाव के आदमियों के साथ फाइट हुई थी, जब तांग उसके घर पर आ गई और उसे बोल रही थी, तब उसे रियलाइज़ हुआ कि एक फैमिली होती है तो कैसा फील होता है। येशन तांग को बोलता है कि वो उसकी फैमिली बनना चाहता है और एक साथ फ्यूचर में रहना चाहता है। तांग भी उसे हाँ बोलती है और प्रॉमिस करती है कि वो दोनों हार्डवर्क करेंगे और एक साथ मेवन छोड़कर चले जाएंगे। दोनों अब एक साथ स्कूल जाने लग जाते हैं, बीच पर एक साथ एंजॉय करते हैं। येशन तांग को साइकिल चलाना भी सिखाता है। तांग भी येशन को मैथ सिखाती है, पर येशन को समझ ही नहीं आ रहा था तो तांग को उसे बार बार समझाना पड़ जाता है। अब ऐसे ही 23 सितंबर आ गया था। वो दोनों सी साइड पर वेट कर रहे होते हैं। येशन बोलता है कि उसे नहीं लगता कि कोई वाटर स्प्राउट आएगा, शायद डेट्स में कुछ मिक्स हो गया होगा। दोनों इस बात से अपसेट हो जाते हैं, पर तभी ओशन में एक बहुत ही बड़ा वाटर स्प्राउट होता है। दोनों ये देखकर चौंक जाते हैं। तांग अब जल्दी से लेटर का रिप्लाई लिखती है और बोलती है कि यहाँ पर आज वाटर स्प्राउट हुआ और उसे जियोंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है। दोनों अब लेटर को पोस्ट कर देते हैं। वहीं 2026 में न्यानशन को लेटर दिखाकर बोलती है कि तांग ने बोला है उसे एक लव लेटर मिला है, पर वो किसने भेजा। तो शेन बोलता है कि शायद उनके अलावा भी कोई और इस पोस्ट बॉक्स का यूज़ कर रहा है, और वो कहता है कि वो न्यान से अपोलोजाइज करना चाहता है क्योंकि उसने पहले उस पर ट्रस्ट नहीं किया, लेकिन जो पर्सन रिप्लाई लिख रही है वो उसकी मॉम है या फिर नहीं। इसीलिए वो तांग से कुछ पर्सनल बात करने वाला है और वो चीज़ें वो न्यान को नहीं बता सकता। न्यान भी इसकी बात समझ जाती है और उसे जाने देती है, जिसके बाद शेन अपने लेटर को पोस्ट करता है। कुछ देर बाद शेन वापस आता है और जल्दी से अपना सामान लेकर जाने लग जाता है। न्यान उससे पूछती है कि क्या हुआ, तब चैन बोलता है कि उसे पूछे वापस जाना है, उसकी मॉम का पता चल गया है। रात में तांग की मॉम उसके लिए फिश केक लेकर आई होती है। तभी वहाँ पर येबो आ जाता है और उसकी मॉम को मारने लग जाता है। वो बोलता है कि वो फैक्ट्री से पैसे चुरा कर ले गई थी, लेकिन उसकी मॉम मना करती है, पर ये वो नहीं मानता और उसे मारने लग जाता है। तांग रोते हुए अपनी मॉम से बोलती है कि वो कभी फिश केक नहीं खाएगी। उसकी मॉम बोलती है कि तांग उनकी बेटी नहीं बल्कि बेटा है और वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगी। वो तांग को स्कूल के बाहर वेट करने के लिए बोलती है, वो उससे मिलने के लिए आएगी। ये बात सबसे सीक्रेट रखने के लिए भी कहती है और एक लाइन बोलती है कि वो फिश केक सियाओशू सिटी से लाएगी। ये उसके और उसकी मॉम का सीक्रेट लाइन होता है। अब 2026 में पुशुई सिटी के सुनसान साइड में एक बॉडी मिलती है। वहाँ पर ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। नियान और शेन एक हॉस्पिटल में आते हैं। वहाँ पर ऑफिसर काओ वो शेन को बोलते हैं कि एक डेड बॉडी मिली है। अब शेन को उसकी मॉम को पहचान करने के लिए लाया जाता है। नियान बाहर उसका वेट कर रही थी। शेन बाहर आता है और बिना कुछ बोले जाने लग जाता है। नियान उसके पीछे जाती है तो शेन बोलता है कि तुम्हारे डैड ने मेरी मॉम को मारा है। नियान ये सुनकर शॉक हो जाती है। शेन बोलता है कि उसकी मॉम के कार में एक आदमी था जो कि अभी गायब है और वो तुम्हारे डैड है। पुलिस भी उसी आदमी को सस्पेक्ट मान रही है। नियान उसे समझाने लग जाती है कि उसके डैड किलर नहीं है,
पर शन उसकी बात नहीं मानता। नियान रोते हुए अपने डैड को कॉल करती है वापस आने के लिए और तांग की डेथ के बारे में भी बोलती है। नियान फिर माई को कॉल करती है और कहती है कि गुआन की हेल्प से वो उसके डैड को ढूंढना कंटिन्यू करे। वो यहाँ पर एक मुसीबत में फंस गई है। तब वहाँ पर ऑफिसर काओ आते हैं। वो नियान को इन्वेस्टिगेट करने लग जाते हैं और उसे एक फ़ोटो दिखाते हैं जिसमें तांग के साथ एक आदमी था। नियान मना कर देती है कि वो उसके डैड नहीं है। ड्रेसिंग स्टाइल और फेस भी उनका मैच नहीं हो रहा था। फिर ऑफिसर का उसके डैड के बारे में बोलते हैं जो कि जियाओ है। वो तो 20 साल पहले ही मर गया है और उसकी जगह वो आदमी नियान का डैड बनकर उसके साथ है। नियान शॉक हो जाती है। वो काफ़ी छोटी थी, उसने तो अपनी मॉम को कभी नहीं देखा था और उसके डैड तो जिनके साथ वो रह रही थी उसे ही मान रही थी। वो अपने ग्रैंडमा के साथ रहती थी और उसके डैड ट्रक ड्राइवर थे जो कि बहुत दूर ट्रैवल करते थे और फिर वो उसके साथ ही रहने लगे। ऑफिसर अब उसे वानड्रो के बारे में पूछते हैं। नियान बोलती है कि उसे वानड्रो के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वहीं 1991 में नियान अपने घर पर आती है। यूशन भी उसके साथ होता है। वहाँ पर कुछ गुंडे तांग के घर के सामान को बाहर रख रहे होते हैं। यूशन कहता है कि ये बाओ के लोग हैं। ये दोनों या वहाँ पर एक आदमी से पूछने लग जाते हैं कि वो कौन है। तो वो आदमी बोलता है कि वो ने इस घर को गिरवी रखकर मुझसे पैसे लिए हैं और अभी वो इस घर को तोड़ देंगे क्योंकि उसने उसके पैसे वापस नहीं करे। तब तांग उसे बाहर जाने के लिए बोलती है और कहती है कि ये घर यीबो का है ही नहीं, पर वो आदमी नहीं मानता। यूशन अब घर के अंदर से एक चाकू लेकर आता है। तांग भी एक चाकू ले लेती है और दोनों मिलकर उन्हें डराने लग जाते हैं। यूशन बोलता है कि उसे 1 मिनट नहीं लगेगा इस चाकू से उसे मारने में। वो आदमी उस टाइम के लिए तो वहाँ से चले जाते हैं लेकिन बोलते हैं कि बाद में वापस जरूर आएंगे। दोनों मिलकर अब वापस से घर को ठीक कर रहे होते हैं। तभी तांग ग्रैंडमा के फोटो के सामने से जो डिब्बा होता है उसमें से घर के पेपर्स निकालती है। वो यूशन को बोलती है कि वो ये यीबो को दे देगी। यूशन बोलता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, यूशन इस घर को सेफ रखेगा। पर तांग बोलती है कि उसके लिए घर से ज़्यादा यूशन मैटर करता है और उसके पास एक प्लान भी है। तांग अब यीबो को फैक्ट्री में कॉल करके उसे घर बुलाती है। यूशन बोलता है कि क्या वो आएगा, तो तांग बोलती है कि घर के बारे में सुनकर वो ज़रूर आएगा और ऐसा ही होता है। यीबो तांग से मिलने के लिए आ गया था। तांग उसे एक लेटर पर साइन करने के लिए बोलती है जिसमें लिखा हुआ था कि वो ये घर यीबो को दे रही है, पर उसके पास जब पैसे आएंगे तो यीबो सारे पैसे वापस कर देगा। इस पर यीबो साइन करने से मना कर देता है तो तांग बोलती है कि फिर वो पेपर्स नहीं देगी। यीबो उसे बोलता है कि वो सिर्फ घर को गिरवी रखकर लोगों के पैसे वापस कर देगा। तांग उसे बोलती है कि तुमने आज तक जो कुछ भी मेरे साथ किया हुआ है उसकी वजह से मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। यीबो के पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो मान जाता है। यूशन अब तांग का वेट कर रहा था। तांग अपने बुक्स और ग्रैंडमा की फोटो और बॉक्स लेकर आ जाती है। यूशन पूछता है कि क्या उसने कोई ड्रेस नहीं लिया, तो तांग बोलती है कि उसके लिए जो इम्पोर्टेंट था उसने वो ले लिया। यूशन अब उसे अपने साथ ले जाता है। तांग यूशन के बेड पर होती है और यूशन घर के बाहर था। तांग उसे अंदर से बोलती है कि कल वो एक न्यू बेड लेंगे। इसके लिए यूशन हाँ बोलता है और दोनों ही ब्लश करने लग जाते हैं। यूशन फिर दोंग के शॉप में जाता है। हाँ पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आया है, तो यूशन उसे कुछ नहीं बोलता और उसे शॉपिंग पर चलने के लिए बोलता है क्योंकि उसे तांग के लिए ड्रेस लेनी थी। हाँ उसे टीज करने लग जाते हैं कि अब दोनों साथ में रहने वाले हैं, तो यूशन ब्लश करता है। हाँ फिर उसे शॉपिंग पर ले जाने के लिए मान जाता है। अगले दिन अब दोनों ही साथ में स्कूल जाते हैं। वहाँ पर एक लड़की तांग को एक लेटर देती है जिसमें यूशन को स्कूल से एक्सपेल करने के लिए सारे स्टूडेंट्स ने साइन किया था। तांग शियानजुन से पूछने लग जाती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो शियानजुन बोलता है कि वो क्लास की मॉनिटर है और उसे स्टूडेंट को क्लास से निकालना चाहिए, उसके मार्क्स भी अच्छे नहीं हैं। तांग उसे बोलती है कि किसी स्टूडेंट के क्लास में मार्क्स कम आते हैं इसलिए निकालना एकदम बेसलेस है। और लेटर में लिखा है कि यूशन ने क्लास की लड़कियों को परेशान किया है। वो अब एक लड़की को सामने आने के लिए बोलती है पर कोई भी नहीं आता। वो सबसे पूछने लग जाती है कि यूशन ने किसके साथ गलत किया है, लेकिन कोई कुछ भी नहीं बोलता। तांग अब उस लेटर को फाड़ देती है और शियानजुन को बोलती है कि क्लास में वही सबको बुली करता है, अगर वो चाहे तो शियानजुन को एक्सपेल कर सकती है। शियानजुन सबके ऊपर गुस्सा करने लग जाता है क्योंकि किसी ने उसका साथ नहीं दिया। तभी वहाँ पर टीचर आ जाते हैं और यूशन स्माइल करता है तांग को उसका साइड लेते हुए देखकर। स्कूल के बाद तांग यूशन को बेड लेने के लिए बोलती है पर वो बोलता है कि उसे हाउ के साथ जाना है, वो बाद में उससे मिलेगा। तांग भी उसे जाने देती है। जिसके बाद हम बुक स्टोर के ओनर के बेटे को देखते हैं जो कि उस पोस्ट बॉक्स में कुछ देख रहा होता है। ओनर उससे पूछने लग जाता है कि वो क्या देख रहे हैं, तो वो कहता है कि उसके अंदर एक कैट है। ओनर बॉक्स को खोलता है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। वो सारे लेटर्स को वहाँ से निकाल देता है और शॉप में रख देता है।
वहीं यीशुन हाउ के साथ शॉपिंग पर जाता है। वहाँ पर यीशुन तांग के लिए बहुत सारी ड्रेसेस लेता है। हाउ को भी जेन के लिए ड्रेस लेनी थी। वो यीशुन के सामने बोलता है कि उसे डिस्काउंट की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे भी सब कुछ खरीद सकता है। और यीशुन को कहता है कि वो अगर घर जाकर सारे ड्रेस को उसके सामने रख दे लाइन बाय लाइन तो लड़कियों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। यीशुन अब घर चला जाता है और हाउ वापस से शॉप में जाता है। शॉप के ओनर को डिस्काउंट देने के लिए बोलता है क्योंकि यीशुन ने कोई डिस्काउंट नहीं लिया था और उसने ही शॉप की सेल्स बढ़ाई थी, पर ओनर नहीं मानती और हाउ को जेन के लिए उसी रेट में ड्रेस लेनी पड़ती है। यीशुन को अब ड्रेस में तांग बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। दोनों साथ में बारिश में भीगने लग जाते हैं। तांग बोलती है कि उसका न्यू ड्रेस ख़राब हो जाएगा, तो यीशुन बोलता है कि वो उसे और नहीं दिला देगा। दोनों अब साथ में बारिश में भीग रहे थे और काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अब डोंग की शॉप की ओपनिंग का डे आता है। सब एक साथ फ़ोटो क्लिक करवाते हैं और काफ़ी खुश भी थे। इवनिंग में बाओस के आदमियों के साथ वहाँ पर आता है और बोलने लग जाते हैं कि डोंग बाओ से अलग होना चाहते हैं, पर बाओ ऐसा कभी नहीं होने देगा। आज से ये शॉप बाओ का है। ये बोलकर वो शॉप के अंदर चला जाता है और यीशुन उनके साथ लड़ने वाले थे, पर डोंग उन्हें रोक लेता है। तांग भी शॉप के अंदर होती है। वो उसके लेटर का रिप्लाई का वेट कर रही थी, पर उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता। तब शॉप के ओनर उसे बोलते हैं कि उन्होंने पहले ही कुछ लेटर्स बाहर निकाले हैं। तांग जल्दी से अब चेक करने लग जाती हैं तो उसे वहाँ पर शन का रिप्लाई मिलता है। वो रिप्लाई देखकर वो शॉक हो जाती है। असल में 2026 में माई ग्वान के साथ पोस्ट बॉक्स के सामने आई होती है और वो लेटर का वेट कर रही थी। ग्वान बोलता है कि वो प्रेग्नेंट है, उसे रेस्ट करना चाहिए, पर माई ने नियान से प्रॉमिस किया है, इसीलिए वो लेटर का वेट करेगी। माई अब ग्वान को बहुत सारे पोस्टर देती है नियान के डैड को ढूंढने के लिए और पूरी सिटी में उसे लगाने के लिए बोलती है। उसके बदले वो ग्वान को पैसे देगी। ग्वान उसे वहीं पर रेस्ट करने के लिए बोलकर पोस्टर लगाने के लिए चला जाता है। वहीं ऑफिसर काओ नियान के इंटेरोगेशन के बाद बाहर आ जाता है और तब दूसरा ऑफिसर उन्हें एक फाइल देता है। उसमें यीशुन की इन्फॉर्मेशन होती है जो कि जेल में था मर्डर करने के जुर्म में, और वही नियान के फादर होने का प्रिटेंड कर रहा था। ऑफिसर काओ फाइल को और यीशुन की फोटो को अच्छे से देखने लग जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि यीशुन और तांग मार्केट में होते हैं। तांग को वहाँ पर एक ग्लास का ग्लोब बहुत ज़्यादा पसंद आता है जिसके अंदर 2 डॉल्स थी। यीशुन बोलता है कि वो उसके लिए खरीद लेगा, पर तांग उसे पैसे वेस्ट करने से मना करती है, लेकिन यीशुन को वो खरीदना था। तांग बोलती है कि यीशुन उसे ये बर्थडे में गिफ्ट करे तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होगा। यीशुन इसके लिए मान जाता है। तांग अब उसे उसके बर्थडे के बारे में पूछती हैं, पर यीशुन को पता नहीं था कि उसका बर्थडे कब था। ये सुनकर वो सैड हो जाती हैं। फिर वो कुछ टाइम बाद उसी रात को यीशुन के लिए एक राइस केक पर कैंडल लेकर उसके पास जाती हैं और बोलती है कि अब से 9 नवंबर को उसका बर्थडे होगा और हर साल तांग उसके लिए केक लेकर आएगी और दोनों साथ में सेलिब्रेट करेंगे। यीशुन ये सुनकर इमोशनल हो जाता है और तांग उसे 3 विश करने के लिए बोलती है। यीशुन विश करता है कि तांग को यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, उसे मेवन से बाहर जाने का चांस मिल जाए और वो हमेशा खुश रहे। तांग भी यीशुन के लिए विश करती है कि वो हमेशा खुश रहे। दोनों अब साथ में कैंडल को बुझाते हैं। अगले सीन में हमें यीशुन को दिखाया जाता है जिसके हाथ में चाकू था और उसने किसी का मर्डर कर दिया था। तांग उसके पास रोते हुए आती है। यीशुन उसे वहां से जाने के लिए बोलता है, पर तांग मना करती है। यीशुन उसे समझाता है कि उसका एक ब्राइट फ्यूचर है और वो उसके साथ नहीं जा सकती। तांग बोलती है कि इसमें हमारी गलती नहीं है, वो हमें मारने के लिए आए थे, पर यीशुन उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से भाग जाता है। यीशुन अब पुलिस स्टेशन आता है और उनके सामने कन्फेस कर देता है कि उसने एक कत्ल किया है। तभी वहाँ पर तांग आ जाती है और बोलती है कि यीशुन ने कुछ भी नहीं किया, पर यीशुन चिल्लाकर उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। तांग रोने लग जाती है और पुलिस को समझाने लगती है, पर पुलिस दोनों को अलग कर देते हैं। अगले सीन में तांग यीशुन से मिलने के लिए जेल में आती है, पर यीशुन ने उसे मिलने से मना कर दिया था। तांग जेलर से रिक्वेस्ट करती है, पर यीशुन खुद उससे मिलना नहीं चाहता था। फिर भी तांग रोज उससे मिलने के लिए जेल के बाहर वेट करती है। एक दिन जेलर उसे एक लेटर देता है जो कि यीशुन ने उसे देने के लिए बोला था। वो लेटर को रीड करती है। यीशुन ने उसमें लिखा होता है कि उसे यूनिवर्सिटी जाना होगा, उन दोनों ने जो ड्रीम देखा है उसे पूरा करना होगा, वो फिर कभी तांग के सामने नहीं आएगा और उसे एक अच्छी लाइफ जीनी होगी यीशुन के लिए। तांग अब यीशुन के लिए वापस से स्कूल ज्वाइन करती है और काफ़ी हार्डवर्क करती है। बारिश में यीशुन के घर की छत से पानी गिर रहा था तो तांग सब अकेले मैनेज करती है। उसको यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन मिल गया था। वो ये गुड न्यूज़ देने के लिए जेल आती है, पर उसे पता चलता है कि वो जेल यहाँ से शिफ्ट हो गया है। वो दूसरी जेल में जाकर यीशुन के बारे में पता लगाती है, पर ऑफिसर्स बोलते हैं कि उसका यीशुन के साथ कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, इसीलिए वो उसे कुछ भी नहीं बता सकते। तांग
तांग सैड होकर रिवर साइड में बैठ जाती हैं। वो अपने ड्रीम यीशुन के साथ देखना चाहती थी, लेकिन आज यीशुन उसके पास नहीं है। तांग अब मेवान टाउन को छोड़कर वुशुई आ जाती है। वो अपनी यूनिवर्सिटी की स्टडी कर रही थी। 1995 में वो एक ऑर्फनेज में वॉलंटियर बन गई। ऑर्फनेज की केयरटेकर बोलती है कि क्या वो सर्टिफिकेट के लिए आई है, पर तांग बोलती है कि उसकी फैमिली भी ऑर्फनेज में ही थी, इसीलिए वो यहाँ पर उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। 1996 में हाओ तांग से मिलने के लिए आता है। तांग उसे देखकर जल्दी से उसके पास जाती है और यीशुन के बारे में पूछती है, तो हाओ बोलता है कि यीशुन को एक बीमारी हुई थी और उसकी डेथ हो गई है। तांग बोलती है कि ये सब झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हाइपर हो जाती हैं और हाओ उसे ऐसे देख नहीं पाता। वो उसे ग्रेवयार्ड का एड्रेस देकर वहाँ से चला जाता है। तांग अब उस ग्रेवयार्ड के सामने जाती है जिसमें यीशुन का नाम लिखा हुआ था। उसके पास जीने का अब कोई भी रीज़न नहीं होता। तांग अब अपनी लाइफ को एंड करने के लिए समुद्र के किनारे चली जाती है। वो आगे जाने लगती है और आत्महत्या करने ही वाली थी। तभी उसको यीशुन के सारे फ्लैशबैक्स याद आ जाते हैं कि कैसे उसने एक अच्छी लाइफ जीने के लिए उसे कहा था, पर जिस लाइफ में यीशुन नहीं है, तांग उस लाइफ को कैसे जी सकती है। तभी उसे कुछ याद आता है और वो जल्दी से वापस आ जाती है। वो एक जगह की मिट्टी को रोते हुए कुरेदने लग जाती है और वहाँ पर एक कुकी बॉक्स होता है। उसे देखकर तांग और ज़्यादा रोने लग जाती है। अब 2005 आ जाते हैं, जहाँ पर हम यीशुन को देखते हैं जो कि आज जेल से बाहर निकला था। ऑफिसर उसे अपनी कुछ चीज़ें देते हैं जो कि तांग ने उसके लिए भेजी थी। यीशुन उसे लेकर सी साइड में जाता है और उसकी लेटर को लाइटर से जला देता है, पर फिर वो उसे जल्दी से बुझा भी देता है। उन जले हुए लेटर में से एक टुकड़े में लिखा हुआ था कि उसने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली है और घर को भी रिपेयर कर दिया है। जब यीशुन वापस आएगा तो वो लोग साथ में रहेंगे। और यीशुन हर साल उसके बर्थडे के दिन एक लेटर उसे सेंड करती थी। उसमें कुकी का बॉक्स भी होता है। यीशुन उसे लेकर चला जाता है। वो सीधा यहाँ से मेवन जाता है जहाँ पर हाओ ने से शादी कर ली होती है। उनका एक बेटा भी था और वो एक स्ट्रीट फूड बिजनेस चलाते थे। हाओ वहाँ पर यीशुन को देखता है और उसके पास जाता है। दोनों एक दूसरे से काफ़ी सालों बाद मिल रहे थे। यीशुन दोंग के बारे में पूछता है। तब हाओ बताता है कि जेल से बाहर आने के बाद दोंग ने बोट खरीद ली और वो समुद्र में चला गया। वो पिछले 7 सालों से वापस नहीं आया है। ये सुनकर यीशुन शॉक हो जाता है। हाओ बोलता है कि वो वहाँ पर फ्री है और काफ़ी खुश भी है वहाँ पर। हाओ फिर उसे तांग का नंबर देता है जिसे यीशुन रख लेता है और कहता है कि उसे अपने बेटे को अच्छे से पढ़ाना होगा ताकि उसकी लाइफ का एंड उनके जैसा ना हो, जिस पर वो हाँ बोलता है। फिर यीशुन हाओ को हक करता है और वापस से मिलने का प्रॉमिस करता है। यीशुन बोलता है कि उसने अपने एक फ्रेंड को प्रॉमिस किया है, इसीलिए वो उसके पास जाने वाला है और वो हाओ और ज़ेन को साथ में देखकर काफ़ी खुश होता है। वो याद करता है कि कैसे वो तीनों साथ में मज़े करते थे। दोंग को भी हम उसकी बोट के साथ समुद्र में देखते हैं, जिसको अब बाहर की दुनिया की कोई परवाह नहीं होती। इधर यीशुन जब ग्रेवयार्ड पर जाता है तो वहाँ पर एक केक रखा था। वहाँ एक लेडी काम कर रही होती है। वो उससे केक के बारे में पूछने लगता है। तब लेडी बोलती है कि तांग हर साल यहाँ पर आती है, ग्रेव को क्लीन करती है और केक रखकर चली जाती है। यीशुन अब उस केक को लेकर खाने लग जाता है और बहुत सादा रोता है और ये सीन काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग था। वो अब हिम्मत जुटाकर तांग के नंबर पर कॉल करता है और वहाँ से एक बच्चे की आवाज़ आती है। तांग भी वहाँ पर होती है। यीशुन उनकी बातें सुन रहा था। वो बच्चा शेन होता है और वो तांग को मॉम बोल रहा था। ये सुनकर यीशुन फ़ोन कट कर देता है, जिसके बाद वो बीजिंग सिटी में आ जाता है और एक घर के अंदर आता है जिसकी हालत बहुत ही ख़राब थी। वहाँ पर एक ओल्ड लेडी थी। यीशुन उनसे बोलता है कि वो जियोंग का फ्रेंड है। तभी वहाँ पर एक बच्ची आती है और यीशुन को डैड बोलने लग जाती है। यीशुन उसके लिए खाना बनाता है और ये बच्ची और कोई नहीं बल्कि नियान होती है। नियान बोलती है कि ग्रैंडमा ने बोला है कि उसके डैड बहुत ज़्यादा दूर ट्रैवल करते हैं, पर अब से वो उसके साथ ही जाएगी। अब उसके डैड ही उसके लिए खाना बनाएंगे। जो देखकर ग्रैंडमा रोने लग जाती है क्योंकि रियल जियोंग की तो डेथ हो गई थी और जियोंग ने यीशुन को बोला था कि उसकी मॉम और बेटी का ध्यान रखने के लिए। इसीलिए यीशुन भी अब नियान से प्रॉमिस करता है कि अब से वो यहीं रहेगा। नियान ये सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है। तभी ग्रैंडमा की तबीयत खराब होती है। वो अपने लास्ट टाइम में यीशुन को नियान का ध्यान रखने के लिए बोलती है, तो यीशुन भी प्रॉमिस करते हैं कि वो उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद ग्रैंडमा की डेथ हो जाती है और यीशुन नियान को लेकर दूसरी जगह पर चला जाता है। वहाँ पर वो शिप में काम करता है और वहाँ से जो कुछ भी इनकम होती है उससे वो नियान को स्टडी कराने लगता है और उसको स्कूल में एडमिशन भी करवाता है। नियान और यीशुन साथ में बहुत ही ज़्यादा खुश थे। फिर यीशुन अपने एक नेबर
नवंबर को नियान का ध्यान रखने के लिए बोलते हैं क्योंकि उसे कुछ काम से बाहर जाना था। वो लेडी यूशन को पसंद करती थी, इसलिए वो नियान को रखने के लिए मान जाती है। यूशन अब ग्रेवयार्ड आता है। वहाँ पर तांग एक बर्थडे केक लेकर आई होती है। वहाँ वो ग्रेव के सामने यूशन को बोलती है कि वो एक अच्छी लाइफ जी रही है, पर वो हर रोज उसे मिस करती है और उसने रियल में स्नोफॉल भी देखी थी। जैसे कि उन्होंने सोचा था वो वैसे ही बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। यूशन चुपकर उसकी बातें सुन रहा था। उसके जाने के बाद वो केक लेता है, फिर वो वापस से आ जाता है। वहाँ वो लेडी यूशन की बहुत ज़्यादा केयर करने लग जाती है। यूशन उसे बोलता है कि वो सेकंड मैरिज नहीं करना चाहता है, इसीलिए अगर वो कुछ सोच रही है तो वो उससे दूर रहे। वो लेडी भी उसकी बात समझ जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही यूशन हर साल 9 नवंबर को तांग को देखने के लिए ग्रेवयार्ड जाता है और ऐसे ही 24 साल बीत जाते हैं, लेकिन यूशन ने कभी भी तांग से बात नहीं की थी। जिसके बाद हम वापस से 2026 का सीन देखते हैं, जहाँ पर शेन तांग के कुकी बॉक्स को खोलता है। उसमें यूशन का लेटर होता है जो कि उसने जेल से तांग के लिए लिखा था। शेन नियान के पास आता है और उसे लेटर देकर पूछता है कि क्या उसके डैड का रियल नेम यूशन है। ये सुनकर नियान शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ माई और गुआन लेटर का वेट कर रहे थे। गुआन माई को रेस्ट करने के लिए बोलता है, पर माई को लेटर का वेट करना था। गुआन कहता है कि वो तो मिडनाइट को ही आएगा, पर माई को फिर भी यकीन नहीं हो रहा था। अब मिडनाइट हो जाती है। तांग अपना रिप्लाई भेजती है और गुआन 2026 में लेटर को रिसीव करता है। माई ये सब देखकर बेहोश हो जाती है और गुआन उसे पकड़कर जमीन पर ही सुला देता है। वहीं चेंग अपनी कार लेकर जा रहा होता है। नियान उसकी कार के सामने आती है और उस लेटर की फोटो दिखाती है जो कि गुआन ने उसे सेंड किया था। शेन ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है क्योंकि उसने फिश केक के बारे में पूछा था जो कि सिर्फ तांग और उसकी मॉम को पता था, पर यही सेम बात तांग ने शेन को बताई थी। फिर शेन और नियान अब वापस से बीजिंग लौट रहे थे। दोनों ही रास्ते में चुप होते हैं। तभी शेन बोलता है कि उसकी मॉम अभी जिंदा है, जो कि 1991 में है। इसके बाद शेन और नियान से मिलने के लिए गुआन आता है और उसे माई के बारे में बोलता है कि वो कैसे सारी रात लेटर का वेट कर रही थी और बेहोश हो गई। शेन उस पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि नियान ने ये सब दूसरों के साथ शेयर किया। तब गुआन उसे बोलने लग जाता है कि वो भला ऐसा क्यों है, उसे तो ये सब फेक लग रहा था ना। नियान उसे शांत होने के लिए बोलती है और तांग की डेथ के बारे में कहती है। तभी गुआन फिर शेन को बोलता है कि उसे परेशान नहीं होना चाहिए, उसकी मॉम अभी भी 1991 में जिंदा है। इसीलिए अब शेन और नियान एक और लेटर सेंड करने के लिए आते हैं। शेन उसमें लिखता है कि वो तांग का बेटा है और उसे यूशन से दूर रहना है। नियान उसे ऐसा लिखने से मना करती है, पर शेन कहाँ उसकी सुनने वाला था। 1991 में यूशन और तांग को अब लेटर मिल जाता है। वहीं शेन और नियान को अब हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ पर ऑफिसर नियान को अपने ओल्ड हाउस की फोटोज दिखाते हैं और यीशुन की 30s की फोटोज भी दिखाते हैं, जिसे देखकर अपने डैड को पहचान जाती हैं। ऑफिसर बोलते हैं कि यीशुन के सेल में ही जियोंग भी था, जिसने कि एक कार एक्सीडेंट में किसी की जान ले ली थी, इसीलिए उसे जेल हो गई थी। और सेल में यीशुन और जियोंग मिले, जहाँ पर जियोंग की बीमारी की वजह से डेथ हो गई, पर उससे पहले उसने यीशुन को नियान का ध्यान रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। नियान ये सुनकर रोने लग जाती है, क्योंकि उसकी सारी लाइफ उससे अब फेक लग रही थी। जिसे वो अपना डैड समझती हुई आ रही थी, वो तो उसके डैड थे ही नहीं, बल्कि उसके डैड की तो 20 साल पहले डेथ हो गई। शेन भी अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था यीशुन के पास्ट को लेकर। वो अब अकेला पोस्ट बॉक्स के सामने बैठा हुआ था। गुआन उसके पास आता है और सैड होने से मना करता है। शेन अब गुआन से जियोंग, जो कि यीशुन है, उसके बारे में पूछता है कि वो कैसा इंसान है। तो गुआन बोलता है कि वो ज़्यादा टाइम तक उसे नहीं जानता, लेकिन वो बहुत ही शांत आदमी है, यहाँ पर हमेशा लेटर का वेट करता था, उसने कभी किसी से झगड़ा भी नहीं किया। ये बोलकर गुआन वहाँ से चला जाता है और शेन वहीं पर सारी रात बैठा हुआ था। उसे एक टेक्स्ट आता है जहाँ पर तांग की इन्फॉर्मेशन होती है। उसमें उसे पता चलता है कि जिस साल यीशुन को जेल हुई थी, उसी साल उसने स्कूल ड्रॉप आउट कर लिया था। जिसके बाद नियान और गुआन साथ में होते हैं। तभी शेन घर पर आता है और बोलता है कि उसे वापस से पुशुई जाना है। नियान भी उसके पीछे जाने लग जाती है, जिसे गुआन रोकता है। नियान बोलती है कि पुलिस उसे सारी इन्फॉर्मेशन देती है और वो गुआन को माई का ध्यान रखने के लिए बोलकर शेन के साथ चली जाती है। ट्रेन के अंदर दोनों कोई भी बात नहीं करते। नियान उसके लिए नूडल लेकर आती है, तो शेन कुछ बोले बिना ही नूडल्स खाने लग जाता है। पुशुई आने के बाद शेन नियान को स्कूल ड्रॉप आउट की बात बोलता है और वो इस सब के बारे में किसी और से इन्फॉर्मेशन लेने वाला है। तभी शेन को एक कॉल आता है, जिसके बाद ये दोनों तानचिन से मिलते हैं, जो कि अब काफ़ी ओल्ड हो गई थी। ये दोनों ही उससे यीशुन के केस के बारे में पूछते हैं। तब तानचिन बोलती है कि उसने जितना सुना है, यीशुन ने वो मर्डर नहीं किया था, बल्कि तांग ने किया था और यीशुन उसको बचाने के लिए कुछ जेल चला गया, पर उसे सच बात नहीं पता है।
शन पूछता है कि क्या उन्हें इसके बारे में किससे इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और कहता है कि यीशुन तांग के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तभी तानशिन बोलती है कि यीशुन तो तांग के लिए अपनी जान भी दे सकता था, वो दोनों उसके स्टूडेंट्स थे, पर यीशुन के बारे में उसके बेस्ट फ्रेंड हाउ से पता चल सकता है। शन अब हाउ के एड्रेस के लिए पूछता है तो तानशिन बोलती है कि वो उसे घर जाकर सेंड कर देगी। तभी वहाँ पर तानशिन का बेटा और उसकी ग्रैंड डॉटर आती है। तानशिन उनको न्यान और शन से मिलवाती है तो शन उन्हें अपना कार्ड दे देता है, जिसके बाद हम इन दोनों को ब्रिज पर खड़ा हुआ देखते हैं, जहाँ पर न्यान शन से पूछती है कि क्या शन अभी भी उसके डैड को गलत समझ रहा है। शन बोलता है कि अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, उन्हें जल्दी से उनके पास्ट में ऐसा क्या हुआ था, वो अलग हो गए थे और वो अभी किस सिचुएशन में आगे है ये पता लगाना होगा। वहीं 1991 में तांग और यीशुन शन की लेटर को देखकर शॉक होते हैं। यीशुन बोलता है कि शन उसका बेटा है, इसका मतलब उसके डैड का सरनेम शन है और शन तो शियानजुन का सरनेम है। क्या फ्यूचर में उसकी शियानजुन से शादी होगी? तांग उसे शांत होने के लिए बोलती है, पर यीशुन बोलता है कि लेटर में लिखा है कि फ्यूचर में यीशुन से तांग को खतरा है और ऐसा फ्यूचर में क्या हुआ है। तांग बोलती है कि वो शन के ऊपर क्यों ही ट्रस्ट करे, पर यीशुन बोलता है कि उसमें एक लाइन है जो कि सिर्फ तांग और उसकी मॉम को ही पता है, वो शन को कैसे पता है। जो सुनकर तांग भी अब कंफ्यूज हो जाती है। दोनों ही सोने का ट्राई कर रहे थे पर यीशुन को नींद नहीं आ रही थी। सुबह अब काफी तेज बारिश हो रही थी और यीशुन के घर का सारा सामान भीग जाता है। तांग एक बड़े से प्लास्टिक रैपर से अपने बेड और बुक्स को कवर कर देती है। यीशुन देखता है कि तांग के सारे नोट्स गीले हो गए हैं। वो गुस्से में एक बर्तन को किक कर देता है। तांग उसे बोलती है कि वो नोट्स वापस बना लेगी और वो इतना ज़्यादा परेशान ना हो, पर यीशुन बोलता है कि उसे और रैपर की ज़रूरत है। वो बारिश में ही अब बाहर चला जाता है। तांग भी उसके पीछे जाती है। वो बुक स्टोर के सामने जाते हैं, वहाँ पर पोस्ट बॉक्स नहीं होता, जो देखकर दोनों ही टेंशन में आ जाते हैं। स्टोर के ओनर भी बोलते हैं कि उन्हें नहीं पता कि पोस्ट बॉक्स कहाँ चला गया। यूशन अब बारिश में भागते हुए बॉक्स को ढूंढने लग जाता है। तांग उसे शांत होने के लिए बोलती है। फिर दोनों वापस से घर आ जाते हैं। तांग उसे बोलती है कि वो कल वापस से ढूंढने के लिए उसे जाएंगे और उसे अभी इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। वो यूशन को हक करती है तो वो शांत हो जाता है। वहीं जैन और हाओ एक साथ में होते हैं और डोंग की शॉप के बारे में ही बात कर रहे थे। तभी वहाँ पर डोंग आता है और हाओ को बोलता है कि वो ये शॉप बंद कर रहा है, वो अब से यहाँ पर ना आया करे। जो सुनकर हाओ कुछ बोल ही नहीं पाता। डोंग अब शॉप पर ताला लगा देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ पर शियान आता है। शॉप पर ताला देखकर वो बोलता है कि वो ऐसे उनको नहीं छोड़ने वाला है। वहीं हाओ और यीशुन साथ में होते हैं। हाओ बोलता है कि अब से उन्हें बाओ और शियान को इग्नोर करना होगा, जैसे डोंग ने बोला है। तो हाओ कहता है कि वो भला कब तक उन्हें इग्नोर करेंगे। यीशुन उसे अभी के लिए ये सबसे दूर रहने के लिए बोलता है और जैन और उसके ग्रैंडमा की शॉप में हेल्प करने को कहता है। जिसके बाद जैन अकेले घर पर जा रही होती है। तभी वहाँ पर बाओ के आदमी आ जाते हैं। वो जैन के ऊपर गंदा पानी डाल देते हैं। जैन उनसे अकेले फाइट भी नहीं कर पाती। वो जैन को बोलते हैं कि हाओ को ये सब बताना जाके। फिर वो लोग तांग के स्टोर में भी चले जाते हैं और स्टोर ओनर को मारकर उसकी इंसल्ट करने लग जाते हैं। तांग उनसे बाहर जाने के लिए बोलती हैं, पर वो बोलने लग जाते हैं कि उसके बॉयफ्रेंड के लिए वो यहाँ पर आए हैं और वो यीशुन को इस बारे में बता दे। उनके जाने के बाद ओनर तांग को बोलता है कि वो अपने वाइफ और बच्चों के साथ यहाँ पर रहता है, वो कोई दुश्मनी नहीं करना चाहता है किसी से भी। इसलिए वो तांग को उसकी सैलरी देकर शॉप से जाने के लिए बोलता है। तांग के पास कोई जवाब भी नहीं होता, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। वो अकेले ही अब घर में बैठी हुई थी। यीशुन उसके पास आते और पूछता है कि क्या हुआ है। तब तांग पहले तो उसे कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन बाद में बता देती है कि श्यांग उसके स्टोर में आया था और अब ओनर ने उसे काम से निकाल दिया है। यीशुन गुस्से में शियान को मारने वाला होता है, पर तांग उसे रोक लेती है और डोंग की बात मानने के लिए बोलती है, नहीं तो अगर वो गुस्से में कुछ गलत कर देगा तो तांग अकेले क्या करेगी। ये सुनकर यीशुन रुक जाता है। इसके बाद हम डोंग को देखते हैं जो कि वापस आ गया था। तभी वहाँ पर श्यांग अपने आदमियों के साथ आ जाता है। डोंग उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है, पर शियान बोलता है कि वो तानशिन को सेफ कैसे रखेगा, वो सिंगल है, अगर उसके साथ कुछ हो गया तो। इस बात पर डोंग श्यांग का कॉलर पकड़ लेता है। श्यांग बोलता है कि बाओ की बात याद रखना, ये शॉप अब से बाओ की है। ये बोलकर वो डोंग को हक करता है। तभी उन्हें तानशिन देख लेती है और गुस्सा होकर चली जाती है। अगले सीन में यीशुन डोंग के पास आता है और स्टोर वाली बात बताता है। डोंग बोलता है कि तानशिन भी सेफ नहीं है। तो हाओ बोलता है कि उन्होंने जैन और ग्रैंडमा के साथ भी कुछ किया होगा। जो सुनकर डोंग उन दोनों को शांत होने के लिए बोलता है और अगली बार वो सब संभाल लेगा, उसे थोड़ा सा टाइम दे। वहीं 2026 में गुआन देखता है कि कुछ वर्कर आकर पोस्ट बॉक्स को ले जाने वाले थे। गुआन उन्हें रोक लेता है,
पर वर्कर्स कहते हैं कि उन्हें ऑर्डर मिला है। ग्वान बोलता है कि पहले उन्हें पेपर्स दिखाने होंगे। वर्कर के पास अब पेपर्स नहीं होते, इसलिए वो बोलते हैं कि वो अपने सुपरवाइजर से 3 दिन में पेपर लेकर आएंगे, फिर पोस्ट बॉक्स को लेकर चले जाएंगे। और उनकी बात नियान कॉल पर सुन लेती है, क्योंकि ग्वान तब नियान से बात कर रहा था। नियान उसे माई के पास जाने के लिए बोलती है। उसकी पहचान का कोई पर्सन शायद इस चीज में हेल्प कर दे। ग्वान भी अब जल्दी से माही के पास जाने लग जाते हैं। बाद में हम देखते हैं कि तांग यीशुन की ग्रेव के पास आती है और उसने उसकी ग्रेव के पास जो एक दूसरी ग्रेव खाली थी उसे खरीद लिया था। फिर हम 2026 में हाओ को देखते हैं, जो कि नियान से मिलने के लिए आया होता है। सेन और नियान उससे यीशुन और तांग के बारे में पूछने लग जाते हैं। तब हाओ ने बताता है कि यीशुन ने अपने फेक डेथ की न्यूज़ तांग को देने के लिए बोला था और तांग को पता भी नहीं था कि यीशुन जिंदा है। वो पिछले 30 सालों से रोज उसकी फेक ग्रेव पर उससे मिलने के लिए जाती थी। नियान और शेन ये जानकर शॉक हो जाते हैं। ये सुनकर हाओ बोलता है कि वो जेल में था 1996 में। जब वो जेल से बाहर आया तो वो यीशुन से मिलने के लिए गया था। यीशुन ने ये फेक न्यूज़ ही तांग को देने के लिए बोला ताकि तांग उसका वेट ना करे और अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाए। शेन उसकी फैमिली के बारे में पूछता है तो हाओ बताता है कि यीशुन का कोई भी नहीं है, उसके लिए तांग ही उसकी फैमिली है और तांग के डैड येबो है। शेन बोलता है कि उसकी मॉम ने कभी उनकी फैमिली के बारे में नहीं बोला था। हाओ कहता है कि येबो ने ही तांग की लाइफ खराब कर दी थी, वो उसे काफ़ी ज़्यादा मारता था। पर यीशुन के आने के बाद में तांग की लाइफ से येबो चला गया था और वापस से उसे मेवान में नहीं देखा गया। नियान उससे यीशुन के मर्डर केस के बारे में पूछती है तो हाओ बोलता है कि उसके बारे में वो नहीं जानता, क्योंकि उस टाइम वो भी जेल के अंदर ही था। उन सब की लाइफ उन्होंने हेल बना दी थी। हाँ, उसकी और दोंग की जेल जाने वाली स्टोरी बताता है। असल में 1991 में शांग और उसके आदमी जैन और उसकी ग्रैंडमा की शॉप में खाना खा रहे थे, पर एक आदमी ग्रैंडमा को मारता है और बोलता है कि उनका खाना अच्छा नहीं है। जैन उन्हें रोकती है, पर वो जैन को भी मारने लगते हैं। वहीं बुक स्टोर के ओनर उनके सामने आते हैं और उन्हें रोकने लग जाते हैं, पर शैन उसे भी मारता है और कोई उनकी मदद नहीं करता। यीशुन और हाओ को जब इस बारे में पता चलता है तो वो दोनों गुस्से में उन्हें मारने के लिए जाने लगते हैं, पर दोंग उन्हें रोकता है। हाओ उन्हें मारने का प्लान बना रहा था और वो दोंग से भी चिल्लाकर बात करता है। तब दोंग बोलता है कि क्या वो उन्हें मार देंगे। उसके बाद जेन और तांग का क्या होगा, वो भला कैसे रहेंगे, क्या कुछ सोचा है उन लोगों ने। और यीशुन ये सुनकर रुक जाते हैं, पर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। तांग फिर बुक स्टोर में जाती है, वहाँ पर शियान के लोगों ने आग लगा दी थी। ओनर बोलते हैं कि वो अब शॉप को बंद कर देंगे। तांग उन्हें सॉरी बोलती है इस सब के लिए और रोने लग जाती हैं। तब ओनर कहते हैं कि उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, वो ये जगह ही ऐसी है जहाँ पर लोग रह ही नहीं सकते। पर वो तांग को बुक्स देते हैं और बोलते हैं कि वो अच्छे से स्टडी करें, उसे यहाँ से बाहर जाकर अच्छी लाइफ जीनी है। तांगा बुक्स लेकर रोने लग जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि दोंग तानशिन के पीछे पीछे चल रहा होता है। खाली जगह आकर तानशिन दोंग से फॉलो करने की वजह पूछती है तो दोंग बोलता है कि वो सिर्फ उसको घर तक छोड़ने के लिए आ रहा था। तानशिन पूछती है कि शॉप का क्या हुआ, वो शियान के साथ क्या कर रहा था। तब दोंग उसे कुछ भी नहीं बोलता। तानशिन बोलती है कि वो उसे एक चांस देना चाहती थी, लेकिन दोंग कुछ नहीं कर सकता है, वो कभी चेंज ही नहीं हो सकता। दोंग बोलता है कि उसे चेंज होना है। वो तानशिन को कहीं और दूसरी सिटी चलने के लिए बोलता है, पर वो बोलती है कि वो क्या करेंगे वहाँ पर जाकर। जिस बात का दोंग के पास कोई जवाब नहीं था तो तानशिन वहाँ से चली जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुई थी। वहीं बाओ अपने आदमियों के साथ डिनर कर रहा था। दोंग वहाँ पर आता है और बाओ से नील डाउन होकर माफ़ी मांगता है। हाओ और यीशुन को नुकसान ना पहुँचाने के लिए बोलता है। तब बाओ बोलता है कि वो मान जाएगा, पर उससे पहले दोंग को उसका एक काम करना होगा, लेकिन वो क्या था ये बात हमें नहीं बताई जाती। दोंग अब बाओ को बोलता है कि वो लास्ट टाइम ये काम करेगा, पर उसके बाद अगर बाओ ने उसके और उसके भाइयों के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट की तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। बाओ भी इस चीज़ के लिए उसे प्रॉमिस करता है। अब दोंग वहाँ से जाने लग जाता है तो शांग उसके पास आता है और उसे लाइटर देने के लिए बोलता है। दोंग अपना लाइटर उसके पास थ्रो करता है और वहाँ से चला जाता है। शांग अब लाइटर को अपने रुमाल से पकड़कर उठा लेता है और एक क्रीपी से स्माइल देता है, क्योंकि उसने शायद पहले से ही कुछ प्लानिंग कर रखी थी। अब यीशुन और हाओ दोंग की बात सुनते हैं, जहाँ पर हाओ बोलता है कि ये तो बहुत रिस्की है और इसके बाद भी बाओ उनके साथ गलत नहीं करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो जेन, तांग और तानशिन को बोल रहा है कि वो लोग यहाँ से भाग जाए। यीशुन बोलता है कि जेन ग्रैंडमा के बिना नहीं जाएगी और ग्रैंडमा तो हॉस्पिटल में है। तांग अपने एंट्रेंस के लिए स्टडी कर रही है और तानशिन उनके साथ नहीं जाएगी, और अगर चले भी गए तो उनके पास पैसे नहीं हैं। दोंग बोलता है कि एक लास्ट टाइम वो ये करेंगे, अगर जीत गए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, वरना साथ में मर जाएंगे।
जाएंगे। इसके बाद हम तांग को देखते हैं, वो जब घर से बाहर आती है तो यूशन को अकेले बैठा हुआ देखती है। यूशन टेंशन में था। वो तांग को बोलता है कि उसकी वजह सब कुछ खराब हो गया, अगर फ्यूचर में भी उसने ऐसा कुछ किया है तो तांग उसे छोड़कर चली जाए। तब तांग कहती है कि उसकी वजह से ही वो यीबो से बच पाई है और जो भी हो वो दोनों साथ में सब कुछ फेस कर लेंगे। यूशन बोलता है कि उसको तानशिन और उसकी मॉम दोनों ने स्टडी करने के लिए बोला, पर उसने कभी ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने हमेशा लड़ाई की, जिससे कि उसको कभी डर नहीं लगा। पर अब उसे डर लग रहा है, अगर उसकी वजह से तांग को कुछ हो गया तो। तांग उसे ऐसे सोचने से मना करती है और दोनों रोते हुए हंसने लग जाते हैं। दोनों के दिल में काफ़ी पेन होता है, पर फिर भी ये लोग एक दूसरे से कुछ शेयर नहीं करते। तांग बोलती है कि वो नूडल्स बना रही थी, पर उसके साथ यहाँ पर आकर रोने लग गई, जिस बात पर दोनों हंसने लग जाते हैं। वहीं डोंग तानशिन के साथ डिनर कर रहा था। उसने तानशिन की सारी फेवरेट डिश बनाई होती है, उसने उसके पैसे भी दे दिए होते और कहता है कि अगर उसने पहली बार उसकी बात मान ली होती और अपनी लाइफ में अच्छा काम कर लिया होता तो उसकी लाइफ आज अलग होती। वो तानशिन को सॉरी बोलता है। तानशिन भी अपसेट होती है, उसे नहीं पता कि वो डोंग को क्या बोले और अपने पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। वो समझ जाती है कि शायद ये लास्ट टाइम है जो कि वो उससे मिल रही है। वही जैन हाउ के लिए अपने हाथ से बनाया हुआ एक स्वेटर लेकर आती है। हाउ उसे पहन लेता है और वो उसे काफ़ी अच्छा लगता है। वो जैन को हक करके बोलते हैं कि वो उसका वेट करे और वो उसके लिए अच्छी लाइफ बना रहा है। जैन ये सुनकर स्माइल करती है। फिर हम डोंग यूशन और हाउ को वैन से जाते हुए देखते हैं। जैन भी उस वैन को देख रही थी, उसे लगा कि वो हाउ है, पर वो उसे इग्नोर कर देती है। वहीं बाओ शियांग को बोलता है कि कुछ गलती नहीं होनी चाहिए, सब कुछ प्लान के हिसाब से होना चाहिए, जो सुनकर शियांग स्माइल करता है। इधर तांग को डाउट होने लग जाता है। वो जैन के पास आती है और हाउ के बारे में पूछती है तो जैन बोलती है कि उसने एक वैन में उनको जाते हुए शायद देखा था। तांग बोलती है कि वो उनसे ना कुछ छुपा रहे थे, ज़रूर कुछ बहुत ही गलत होने वाला है। तांग अब जल्दी से वैन जिस तरफ गई है उस तरफ भागकर जाने लग जाती है। वहीं यीशुन और हाउ एक फैक्ट्री के अंदर होते हैं जहाँ पर डोंग बाहर किसी का वेट कर रहा था। यीशुन बोलता है कि वो लोग ड्रग्स स्मगलिंग कर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, और जिसको वो ड्रग्स बेच रहे हैं वो अभी तक नहीं आए हैं। डोंग उन्हीं का वेट कर रहा था। तब यीशुन देखता है कि बड़े बड़े बॉक्स में से एक से पानी बाहर आ रहा था। यीशुन को डाउट होता है, वो जल्दी से अब बॉक्स खोलता है तो उसमें पत्थर होते हैं। यीशुन दूसरा बॉक्स खोलता है तो उसमें श्यांजुन होता है, जिसे बहुत ही मारा गया था। यीशुन कहता है कि ये तो किडनैपिंग है, अगर इसमें पकड़े गए तो जेल होगी पक्का। हाँ, उस बॉक्स को बंद कर देने के लिए बोलता है, पर डोंग उसे डांटने लग जाता है। यीशुन बोलता है कि वो श्यांजुन को समझा देगा, वो किसी से कुछ भी नहीं बोलेगा। श्यांजुन अब जब होश में आ गया होता है तो वो यीशुन से प्रॉमिस करता है कि वो किसी को कुछ भी नहीं बोलेगा। यीशुन उसे बाहर निकालकर भागने वाला होता है। तभी वहाँ पर बाओ अपने आदमियों के साथ आ जाता है। वो सभी को मारने लगते हैं और यीशुन और श्यांजुन को बंद कर रहे थे। बाओ इन सभी को मार डालने के लिए बोलता है। डोंग उससे माफ़ी मांगने लग जाता है, पर बाओ बोलता है कि श्यांजुन को सब पता चल गया है, वो पुलिस को बता देगा। यीशुन बोलता है कि श्यांजुन कुछ भी नहीं बोलेगा, पर बाओ डोंग को बोलता है कि वो यीशुन और हाउ में से किसी एक को ही अपने साथ यहाँ से ले जा सकता है। तभी श्यांग हाउ के पैर में चाकू मार देता है। डोंग उन्हें रुकने के लिए बोलता है और वो हाउ को बचाने को कहता है। फिर वो यीशुन को हक करके सॉरी बोलता है। हाउ ये सब देखकर रोने लग जाता है यीशुन के लिए। डोंग उसे अब बाहर ले जाने लग जाता है। श्यांग पूरे फैक्ट्री में अब आग लगा देता है और बाहर से दरवाज़ा बंद कर देता है। बाहर आते ही हाउ बाओ के पैर पकड़ लेता है और यीशुन को छोड़ने के लिए बोलता है। वो सारी लाइफ बाओ के लिए काम करेगा, पर बाओ उसकी एक भी नहीं सुनता। तभी श्यांग डोंग को भी चाकू मार देता है। हाउ और डोंग जमीन पर गिरे हुए थे। बाओ का प्लान होता है कि वो श्यांजुन की किडनैपिंग का इल्ज़ाम डोंग और यीशुन के ऊपर लगा देंगे और ऐसा दिखाएंगे कि हाउ ने डोंग को चाकू से मार दिया। फिर वो डोंग और श्यांजुन को आग में जला देंगे। ये सुनकर श्यान हंसने लग जाता है और वही लाइटर डोंग के हाथ में रख देता है। दूसरी तरफ यीशुन अपने मुंह से ब्लेड निकालकर श्यांजुन के हाथ की रस्सी काटने के लिए बोलता है। श्यांजुन ब्लेड लेता है, पर उससे रस्सी नहीं कट रही थी और वो ब्लेड भी नीचे गिर गया था। यीशुन उस ब्लेड को अपने मुंह से लेने का ट्राई करता है, पर तभी वहाँ पर तांग आ जाती है। उसके हाथ में आग लग जाती है, लेकिन वो यीशुन के पास आती है। यीशुन उसे यहाँ पर क्यों आई है ये पूछने लग जाता है, पर वो जल्दी से यहाँ से बाहर निकलने के लिए बोलती है ताकि वो पुलिस को बुला सके। तांग अब यीशुन और श्यांजुन को लेकर बाहर निकलती है। वो एक खिड़की से अंदर आई थी और अब वो उसी खिड़की से बाहर आकर भागने लगते हैं, पर श्यांग उन्हें देख लेता है और उनको पकड़ने के लिए भागता है। हाउ और डोंग दो आदमियों के पैर पकड़कर उन्हें रोकने लग जाते हैं,
पर बाओ उनको मार डालने के लिए बोलता है, जो सुनकर दोंग उसे ही चाकू से मारने लग जाता है। दोंग और हाओ अब मिलकर बाओ को स्टैब करते हैं और उसे मार डालते हैं। तब तक पुलिस भी आ गई थी। अगले सीन में अब शियानजुन और तांग पुलिस स्टेशन में थे। उसके हाथ जल गए होते हैं। पुलिस उनको हॉस्पिटल जाने के लिए बोलती है, पर तांग यीशुन के बिना नहीं जाने वाली थी। वो शियानजुन को सच बोलने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर शियानजुन के पेरेंट्स आ जाते हैं। शियानजुन अपने मॉम डैड को रोते हुए बोलते हैं कि उसके डैड ने उनसे पैसे लिए, इसलिए उन्होंने उसे बहुत मारा। उसकी मॉम उसके डैड पर इस बात के लिए गुस्सा करने लग जाती है और वो शियानजुन को हॉस्पिटल ले जाने लग जाती है। तभी तांग उसे सच बोलने के लिए बोलती है, पर शियानजुन के पेरेंट्स उसे ले जा रहे थे। तांगा बहुत ज़्यादा रोती है और उसे सच बोलने को कहती है। तभी शियानजुन वापस आता है और पुलिस को बोलते हैं कि उसकी किडनैपिंग के पीछे यूशुन का कोई भी हाथ नहीं है, बल्कि उसकी और तांग की वजह से ही वो जिंदा बचा है। शियानजुन तांग को देखता है और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर तानशिन आती है। तांग बोलती है कि यीशुन ने कुछ भी नहीं किया है। तानशिन बोलती है कि स्कूल में कॉल आया था, उसे सब पता है और वो तांग को हॉस्पिटल ले जाने के लिए आई थी। तांग पूछती है कि क्या यीशुन को स्कूल से निकाल दिया जाएगा, तो तानशिन चुप हो जाती है और बोलती है कि एटलीस्ट वो जिंदा तो है। ये सुनकर तांग का दिल टूट जाता है। प्रेजेंट में अब ये सब सुनकर शेंग बोलता है कि उसके मॉम के हाथ में स्कार थे और वो उसे एक्सीडेंट के थे। हाओ बोलता है कि वो दोनों सिर्फ एक साथ रहना चाहते थे, पर डेस्टिनी कुछ और ही चाहती थी। हाओ फिर उन्हें शॉप ओपनिंग डेज की फ़ोटो दिखाता है, जहाँ पर ये दोनों ही तांग और यीशुन की फ़ोटो देखकर इमोशनल हो जाते हैं। हाँ बोलता है कि अगर यीशुन का कुछ पता चलता है तो वो उसको ज़रूर बताएं। नियान हाँ बोलती है और वो ज़रूर उससे मिलने के लिए जाएगी। वहीं गुआन माई के पास आता है और बोलता है कि 3 दिन में पोस्ट बॉक्स को वहाँ से ले जाने वाले हैं। ये सुनकर माई शॉक हो जाती है, जिसके बाद हमें तांग के बचपन को दिखाया जाता है, जिस दिन तांग की मॉम उसके डैड को छोड़कर चली गई थी। विलेज के सारे लोग तांग के घर पर होते हैं और उसके मॉम को बहुत ही बुरा भला बोल रहे थे। ये वो रात को वापस आता है। उसके सारे कपड़ों पर मिट्टी लगी होती है। वो तांग को बोलता है कि उसकी मॉम तो किसी और आदमी के साथ भाग गई है, उसने तांग को भी खुद से दूर कर दिया है। फिर ये वो उससे पूछता है कि वो स्कूल से कहाँ गई थी, तो तांग बोलती है कि वो खेल रही थी। ये वो रोने लगता है, तो तांग उसे हक करके बोलती है कि आज से वही उसकी फैमिली है। अब 1991 में तांग को देखते हैं, जो कि पुलिस स्टेशन में होती है। वो ऑफिसर से पूछती है कि यीशुन को अभी तक क्यों नहीं छोड़ा गया। ऑफिसर बोलते हैं कि अभी भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और उसे यहाँ पर रोज नहीं आना चाहिए। तांग फिर यीशुन के चोट के बारे में पूछती है, तो ऑफिसर बोलते हैं कि यीशुन की फैमिली को ही उसकी डिटेल्स देंगे। तो तांग कहती है कि वही उसकी फैमिली है, पर ऑफिसर उसे स्कूल जाने के लिए बोलते हैं और चले जाते हैं। तांग अब रोते हुए वहाँ पर बैठी रहती हैं। दूसरे दिन वो जेल के बाहर बैठी हुई थी, तब यीशुन को जेल से रिलीज कर दिया होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर हक करते हैं। यीशुन अब तांग के हाथों को देखता है, जो कि जले हुए थे, तो वो उसे सॉरी बोलता है। तांग उसे अब घर चलने के लिए बोलती है। फिर दोनों साथ में वापस से घर आ जाते हैं। यीशुन दोंग की शॉप के बाहर होता है, जहाँ पर अब कोई और शॉप बनने वाली थी। यीशुन बोलता है कि वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करेगा और इस शॉप को वापस से रेंट पर ले लेगा और उसका ओनर दोंग होगा। जैन भी अपनी ग्रैंडमा की हेल्प कर रही थी और बोलती है कि वो हाओ का वेट कर रही है, जब वो वापस आएगा तो वो दोनों साथ में ग्रैंडमा को हेल्प करेंगे। जिसके बाद शियानजुन यीशुन और तांग को डिनर के लिए इनवाइट करता है, पर यीशुन मना कर देता है। शियानजुन बोलता है कि उसकी मॉम ने उसको वापस स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए बहुत ट्राई किया, पर यीशुन की पास्ट फाइट की वजह से वो उसे वापस नहीं लेंगे। यीशुन बोलता है कि उनको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपसे जॉब करेगा और तांग को कॉलेज में एडमिशन दिलाएगा। तो यीशुन उसे अपने डैड के नाइट क्लब में काम करने के लिए बोलता है, पर यीशुन ऐसी जगह पर अब वापस नहीं जाना चाहता था। शियानजुन उसे पैसे देता है, लेकिन यीशुन वो भी नहीं लेता। वो कहता है कि वो स्कूल में है, तांग का ध्यान रखे। तो शियानजुन बोलता है कि उसके होते हुए कोई भी तांग को बुली नहीं करेगा। यीशुन ये सुनकर स्माइल करके बोलता है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शियानजुन और वो ऐसे फ्रेंड्स बन जाएंगे। अब शियानजुन बोलता है कि उसकी मॉम ने उसके लिए ट्यूशन ली है, उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, तो तांग भी उसके साथ ट्यूशन में जा सकती है, उसकी मॉम को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यीशुन ये सुनकर खुश हो जाता है। यीशुन अब तांग को भी ये न्यूज़ देता है, जो सुनकर वो काफ़ी एक्साइटेड होती है। यीशुन कहता है कि अब से वो फैक्ट्री में वर्कर की जॉब करेगा और बहुत सारे पैसे इनकम करेगा।
जब उसके पास काफ़ी पैसे आ जाएंगे तो वो दोनों साथ में घूमने जाएंगे। तांग बोलती है कि उसे स्नोफॉल देखना है, तो यूशन प्रॉमिस करते हैं कि एक दिन वो उसे स्नोफॉल दिखाने के लिए लेकर जाएगा। अगले दिन तांग अब वर्कर की जॉब करने लग जाता है। वो काफ़ी हार्ड वर्क करता है। वहाँ के जो हेड थे वो भी यूशन को काफ़ी पसंद करते थे। वो उसे बोलते हैं कि कुछ दिनों बाद एक शिप आने वाली है रात को, वो वहाँ पर सामान को उतारेगा तो उसे थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलेगा। इसके लिए यूशन मान जाते हैं। फिर सभी को उस दिन के पैसे मिल रहे थे और सबसे ज़्यादा काम यूशन ने ही किया था, उसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं। इसलिए वो तांग के लिए इम्पोर्टेड कुकीज़ खरीद लेता है, वो भी 2 बॉक्सेस। वहीं तांग शियानजुन के साथ यूशन के बाद बात कर रही थी, जहाँ पर यूशन उसे लेने के लिए आता है तो तांग उसके पास आती है। वो दोनों जैसे ही वापस से घर आते हैं तो तांग कुकी बॉक्स को देखकर बोलती है कि ये यूशन ने इतने एक्सपेंसिव कुकीज़ क्यों खरीदे। यूशन बोलता है कि ये उसने एक वर्कर से खरीदे हैं और अब वैसे भी तांग एग्ज़ाम देगी तो उसे अच्छे से खाना पीना चाहिए। यूशन फिर तांग को बताता है कि शन उसका फ्यूचर बेटा है और तांग के क्लोज अब सिर्फ शियानजुन है। क्या तांग उससे ही शादी करने वाली है? तांग उसे ये सब सोचने से मना करती है, पर यूशन शियानजुन को तांग के साथ इमेजिन भी कर पा रहा था। वो बोलता है कि वो उस पोस्ट बॉक्स को ढूंढ कर ही रहेगा और शन को उसके डैड के बारे में पूछेगा। अगले दिन यूशन अपना काम खत्म करता है। वहाँ पर एक वर्कर कुछ सामान फेंकने के लिए जा रहा होता है। यूशन उनसे वो सारा भंगार ले लेता है और खुद फेंकने के लिए जाता है। वो जैसे ही उस सामान को फेंक कर आता है तो उसे वही कैट दिखती है। वो जब कैट के पास जाता है तो उसे पोस्ट बॉक्स मिल जाता है, जिसे देखकर वो स्माइल करने लग जाता है। वो उस बॉक्स को घर के अंदर लेकर आ जाता है। तांग भी बॉक्स को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी। यूशन बोलता है कि वो अब इसको घर में ही रखेंगे। इस पर तांग बोलती है कि अगर घर में रहकर इसने काम ही नहीं किया तो। यूशन फिर उसे वापस से स्टोर के सामने रखने के लिए बोलता है। अगले दिन दोनों उसको स्टोर के सामने वापस से रख देते हैं। तांग अब स्टोर को देखकर सैड हो जाती है क्योंकि वो स्टोर अब बंद हो गया था। यूशन और तांग डिसाइड करते हैं कि दोनों रात को वापस से आएंगे, लेटर पोस्ट करेंगे। तांग अब ट्यूशन के बाद शियानजुन के साथ बाहर आती है। यूशन दोनों को देखकर जेलस हो रहा था। तभी तांग यूशन के पास आती है, जहाँ पर वो बोलते हैं कि शियानजुन कितना अच्छा हो गया है उसके साथ। तांग बोलती है कि वो ना कुछ ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, जबकि शियानजुन तो उसकी फ्रेंड मानियो को लाइक करता है। यूशन ये सुनकर बोलते हैं कि मानियो तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसने तांग की भी हेल्प की है, दोनों साथ में अच्छे लगेंगे। ये बोलकर वो स्माइल करने लग जाते हैं। फिर ये दोनों लेटर लिख रहे होते हैं, जहाँ पर तांग लिखती है कि यीशुन उसके साथ कभी गलत नहीं होने देगा, इसलिए वो यीशुन से दूर नहीं रह सकती। फ्यूचर में ऐसा क्या हुआ है जिसके लिए शेंग ने उसे ऐसा लिखा। पर यीशुन तांग से लेटर ले लेता है और उसे छुपकर शेंग को उसके डैड का नाम और क्या वो तांग को अच्छे से रखता है इसके बारे में पूछता है। फिर वो तांग के देखने से पहले उस लेटर को पोस्ट कर देता है। तांग बोलती है कि तुम्हें शेन के बारे में जानना है ना। यूशन बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो तांग को शियानजुन से शादी नहीं करने देगा। इस बात पर दोनों हंसने लग जाते हैं। अगली सुबह यीशुन के घर शियानजुन के डैड आते हैं। वो तांग को कुछ पैसे देते हैं, पर यीशुन उन्हें वो वापस कर देता है। शियानजुन के डैड बोलते हैं कि तांग की मॉम और वो बेस्ट फ्रेंड्स थे जब वो पहली बार मेवन में आए थे। उसने फैक्ट्री के पैसे चुराने का प्लान किया था और पकड़ा भी गया था, लेकिन तांग की मॉम ने उसे सेव कर लिया था। उसने तांग की मॉम की बहुत हेल्प करने का ट्राई किया था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं लिया। तांग के डैड उनकी फ्रेंडशिप को हमेशा गलत मतलब निकालते थे और उसकी मॉम के साथ बुरा करते थे। पर एक दिन उसने तांग की मॉम की हेल्प की थी ताकि वो पुशी सिटी में जा सके, लेकिन वो कभी वहाँ पर गई ही नहीं थी। तांग ये सुनकर शॉक हो जाती है और उसे फैक्ट्री के पैसे चोरी करने के बाद बोलती है, पर वो बोलते हैं कि उसने कोई पैसे नहीं लिए थे। हाँ, पर उस दिन यीबो ने जुए में 1000 युआन का लॉस किया था और 10 साल पहले वो बहुत ज़्यादा पैसे हुआ करते थे। फिर वो तांग और यीशुन को बोलते हैं कि अगर उन्हें कोई हेल्प चाहिए हो तो वो हमेशा उनके साथ हैं। तांग की मॉम ने पहले उनकी हेल्प की थी और अब भी तांग और यीशुन ने मिलकर शियानजुन की जान बचाई। उनके जाने के बाद तांग को याद आता है कि उस दिन उसकी मॉम ने चुपकर उसके हाथ में वो टिकट्स दिए थे और उसे शिप के पास 11 बजे वेट करने के लिए बोला था। वो जब 11:05 को वहाँ पर गई थी तब उसकी मॉम वहाँ पर नहीं थी। उसे लगा कि उसकी मॉम उसे छोड़कर चली गई, पर रियलिटी में वो उस दिन घर से ही नहीं निकली थी। तांग को समझ नहीं आता वो क्या करे और उस दिन यीबो ने 1000 का लॉस जुए में कर दिया था। ज़रूर उसने उसकी मॉम के साथ कुछ किया होगा। यूशन बोलते हैं कि वो जल्दी उसका पता लगाएगा, उसे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब 2026 में नियान चैन के पास आती हैं। कॉल पर गुआन होता है जो बोलता है कि 3 दिन में वो लोग वापस आ जाएंगे पोस्ट बॉक्स को हटाने के लिए, इसलिए उन्हें जल्दी वापस आना होगा।
इसीलिए नियान चैन को वापस से चलने के लिए बोलती है और फिर दोनों एयरपोर्ट आते हैं। तभी नियान को कॉल आता है जिसे सुनकर वो शॉक हो जाती है और शैन को बोलती है कि उसके डैड मिल गए हैं। वो दोनों अब हॉस्पिटल आते हैं जहाँ पर ऑफिसर बोलते हैं कि वो एक ग्रेवयार्ड में थे और वहाँ के लोगों ने बोला कि वो हर साल वहाँ पर आते हैं, वहीं पर बैठे रहते हैं। नियान को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, वो जल्दी से बस अपने डैड के पास जाना चाहती थी। तब नर्स आकर बोलती है कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी और वो कहीं चले गए। यान ये सुनकर फिर से सैड हो जाती है। फिर हम ओल्ड ईशन को देखते हैं जो कि ग्रेवयार्ड में बैठे थे। वो इमेजिन करता है कि उसके पास तांग है और दोनों वापस से यंग हो जाते हैं। दोनों एक साथ स्नोफॉल देखते हैं जैसा कि उन्होंने विश किया था और दोनों आफ्टर लाइफ में एक साथ होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा खुश। सीना वापस से नियान पर आता है जो कि कुछ काम कर रही थी। उसको ऑफिस से कॉल आता है कि वो जल्दी ऑफिस ज्वाइन कर ले। अब जब नियान कॉल कट करके देखती है तो उसके डैड वहाँ पर नहीं होते। वो जल्दी घर से बाहर जाती है जहाँ पर ओल्ड ईशन तांग की बातों को याद करके चलने लग जाते हैं। नियान उसे रोकने लगती है और सडनली वो रुक जाता है और नियान को बोलता है कि तुम ठंड में घर से बाहर क्यों आई हो। वो उसे अपना कोट पहना देता है। नियान अपने डैड की ये हालत देखकर रोने लग जाती है। फिर 2026 में नियान ग्रेवयार्ड पर आती है। वहाँ उसके डैड को बैठा हुआ देखकर वो उन्हें हक करती है, पर उनकी डेथ हो गई थी। अगले सीन में अब हम यीशुन और तांग की ग्रेव को एक साथ देखते हैं जैसा कि तांग ने सोचा था। उसने मरने के बाद भी यीशुन का साथ नहीं छोड़ा होता और अब यीशुन की फेक ग्रेव में ही उसको रखा जाता है। शैन और नियान अपने मॉम और डैड के ग्रेव के सामने खड़े होते हैं और वहाँ पर उनकी फ़ोटोज़ भी होती हैं। फिर हम 1991 में यीबो को देखते हैं जो कि एक शॉप पर नूडल्स खा रहा था। वो टीवी पर न्यूज़ देखता है एक फिश फैक्ट्री को रीडेवलप किया जाएगा और ये एक न्यू बिल्डिंग होने वाली है। वो ये सुनकर घबरा जाता है। वो अब जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। वो एक गुंडे के पास आता है जिसका नाम वांग था। वांग से वो हेल्प करने के लिए बोलता है पर वांग मना कर देता है, लेकिन ईबो उसे बहुत सारे पैसों का ऑफर देता है जिसके बाद वांग मान जाता है। वहीं यीशुन जब अपना काम कर रहा था तभी वहाँ पर वो ईबो को देख लेता है। वो भागते हुए घर पर आता है और तांग को ईबो के बारे में बताता है। वो उसे छुप कर रहने के लिए बोलता है ताकि उसे पता ना चले कि वो यीशुन के साथ रह रही है। तांग हाँ बोलती है और उसको लंच लेकर जाने के लिए बोलती है। यीशुन कहता है कि आज रात को उसको नाइट शिफ्ट करनी है, उसके बाद वो लेटर बॉक्स के सामने उसका वेट करेगा। तांग उसको वहीं पर वेट करने के लिए बोलती है कि वो ट्यूशन के बाद उसे मिलने आएगी। अब 2026 में एक रिवर में एक ओल्ड मैन की डेड बॉडी मिलती है। ऑफिसर शेन को वापस से बुलाते हैं। वो उसे कहते हैं कि जहाँ पर तांग की डेड बॉडी मिली थी वहीं पर उसके डैड यीबो की डेड बॉडी भी मिली है रिवर में। शेन बोलता है कि उसे तो यीबो के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो ऑफिसर बोलते हैं कि उसकी मॉम तांग ने अपना नाम चेंज कर लिया था वानरू के नाम से और उसके नाम से ही कार थी जिसमें यीबो बैठा हुआ था। तांग ने बहुत सालों पहले उसकी मिसिंग कंप्लेंट भी कराई थी। शेन अब ऑफिसर से 1991 में जिस केस में यीशुन को जेल हुई थी उसकी फाइल देने के लिए बोलता है। फिर हम ओल्ड तांग को देखते हैं जो कि अपने कार में होती है और ट्रैफिक में वेट कर रही थी। तभी वो रोड की दूसरी साइड एक ओल्ड मैन को देखती है जो कि ट्रैश उठा रहा था। वो उसे पहचान जाती है कि वो यीबो है। तांग उसके पीछे जाने लग जाती हैं जहाँ यीबो एक बिल्डिंग के पीछे ट्रैश को जमा करता था, पर जब वो स्मोक करता है तो उसे खांसी आ जाती है। तभी वहाँ पर तांग आती है। यीबो भी उसे पहचान जाता है। दोनों अब तांग की कार में होते हैं जहाँ पर यीबो बोलता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो तांग से वापस मिला। तांग के पास कार है, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, वो अपने डैड को एक अच्छी लाइफ दे सकती है। तब तांग उससे अपनी मॉम के बारे में पूछती है तो ये वो बोलता है कि किसी और के साथ वो भाग गई होगी। तांग उसे सच बोलने के लिए कहती है तो ये वो कहता है कि उस दिन वो अजीब बिहेव कर रही थी और जब वो घर से निकली शिप के पास जाने के लिए उसने उसको पकड़ लिया था और मार दिया। फिर उसने उसे एक पुरानी बिल्डिंग में दफना दिया क्योंकि वो उस पर चीट कर रही थी। तभी तांग गुस्से में उसे बोलती है कि वो 2 टिकट उसके और उसकी मॉम के लिए थे। वो तांग से मिलने के लिए आ रही थी, जो सुनकर यीबो बोलता है कि तुमने इतने सालों से मुझसे ये बात छुपाई, पर अब ये सब बात करके भला क्या ही होगा। तांग कुछ सोचती है और कार ड्राइव करने लग जाती है। यीबो को लगता है कि वो उसे अपने साथ ले जा रही है, पर तांग उसी सुनसान पहाड़ी के पास आई थी। अब यहाँ पर ड्रामा में इनकी डेथ कैसे हुई ये तो नहीं दिखाया जाता, पर एक कंक्लूजन में बोला जाता है कि तांग ने अपनी मॉम के मर्डर का रिवेंज लेने के लिए यीबो को मार दिया और फिर खुद ने भी आत्महत्या कर ली। प्रेजेंट में नियान शेन के साथ होती है। शेन उसकी मॉम और यीशुन की लाइफ को ऐसे खराब होते हुए नहीं देख सकता। वो लेटर में सब कुछ बताने वाला था। तब नियान बोलती है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो गायब हो जाएगा, उसके डैड का क्या होगा। शेन बोलता है कि नियान भी ऐसे ही करती।
तो न्यान बोलती है कि उसकी फैमिली नहीं है पर शेन के डैड है। तब शेन बोलता है कि उसे चांस मिला है, वो ऐसे अपनी मॉम की लाइफ मिजरेबल नहीं होने दे सकता, और फिर अगर पास्ट चेंज हो गया तो उसके डैड भी उसे भूल जाएंगे, सब उसे भूल जाएंगे। न्यान ये सुनकर रोने लग जाती है और बोलती है कि वो उसे नहीं भूलेगी, वो उसे जाने नहीं देगी। ये बोलकर वो रूम से चली जाती है। दूसरी तरफ माई और ग्वान देखते हैं कि वर्कर्स पोस्ट बॉक्स को हटाने के लिए आ गए थे। वो दोनों उन्हें रोकने के लिए जाते हैं पर तब शेन का मैसेज आता है। वो ग्वान को टेक्स्ट करता है जल्दी से उस लेटर में जो कि उन्होंने लास्ट में लिखा था उसमें लिखकर पोस्ट कर दे कि 30 नवंबर को यीशुन कोई भी मर्डर अटेम्प्ट ना करे, क्योंकि शेन तो वहाँ पर टाइम से पहुँच नहीं पाएगा और अब ग्वान को ही उसे पोस्ट करना पड़ेगा। ग्वान और माई लेटर को टेबल पर रखते हैं, वहाँ पर कोई पेन नहीं होता तो माई अपना आईलाइनर उसे देती है लिखने के लिए। ग्वान मना करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ टाइम भी कम होता है 12 बजने में। तभी जल्दी में ग्वान से लेटर में पानी गिर जाता है। दोनों की होप चली जाती है पर ग्वान पेपर को एक साइड को गीला नहीं होने देता। वो उसे लेता है और उसमें शॉर्ट में लिखता है कि 30 नवंबर नो मर्डर। दोनों अब जल्दी से पोस्ट बॉक्स की तरफ जाने लग जाते हैं पर वहाँ पर सिक्योरिटी उन्हें रोक लेती है। ग्वान उनको रोकने लग जाता है पर सिक्योरिटी किसी को अंदर जाने की परमिशन नहीं देते। माई प्रेग्नेंट होती है इसीलिए उसे कोई नहीं रोकता। वो जल्दी से पोस्ट बॉक्स में उस टुकड़े को डाल देती है। फिर 1991 में तांग अपने ट्यूशन के बाद श्यानजुन के साथ होती है। वो बोलता है कि अभी लेट हो गया है तो वो उसे घर छोड़ देगा। तांग बोलती है कि वो यीशुन से मिलने के लिए बुक स्टोर के पास जाएगी। तभी वहाँ पर एक बाइक और साइकिल का एक्सीडेंट होता है। बाइक में यीबो था। तांग उसे देखकर डर जाती है। यीबो भी तांग को घूरने लग जाता है। वो अपनी बाइक को लेकर चला जाता है। तांग देखती है कि उसकी बाइक में एक बोरा है। यीबो के जाने के बाद अब तांग उसके पीछे जाने लग जाती है। श्यानजुन को तो कुछ समझ ही नहीं आता। वो यीशुन को बुलाने के लिए भागता है। यीशुन स्टोर के सामने वेट कर रहा था। अब क्योंकि तांग नहीं आई होती इसलिए वो वापस जाने लगता है। तभी वो कैट उसकी साइकिल के सामने आ जाती है। यीशुन कैट को देखकर वापस से पोस्ट बॉक्स के सामने आता है। बॉक्स को जैसे ही खोलता है तो उसमें उसे वो टुकड़ा मिलता है जिसमें 30 नवंबर 2 मर्डर लिखा हुआ था। यीशुन को समझ नहीं आता। तभी श्यानजुन उसके पास आता है और बोलता है कि तांग यीबो के पीछे हिल साइड पर गई है। यीशुन ये सुनकर घबरा जाता है और पूछता है कि कौन सी डेट है तो श्यानजुन बताता है कि 30 नवंबर। यीशुन बोलता है कि वो जल्दी से पुलिस को लेकर हिल साइड पर आ जाए और वो तांग के पास जा रहा है। दूसरी तरफ तांग यीबो के पीछे आती है। वहाँ पर उसे एक हेयर पिन मिलती है जो कि उसके मॉम का था। वो हमेशा यही यूज़ करती थी। तांग यीबो के पास आती है। यीबो अब यहाँ पर वांग के साथ मिलकर उस बोरे को समुद्र में फेंकने वाला था। तांग उसे रोक लेती है और बोलती है कि उसने उसकी मॉम के साथ क्या किया है। यीबो उसे मारने लग जाता है और वांग को बोलते हैं कि वो तांग को भी मार दे, वो डबल पैसे उसे देगा। यीबो अब तांग को बोलता है कि इस बोरे में उसकी मॉम है और दोनों मिलकर तांग को मारने वाले थे। तभी वहाँ पर यीशुन आ जाता है और अब इन सभी के बीच में फाइट होने लग जाती है। एक मोमेंट में यीशुन के हाथ में चाकू होता है। वो वांग को मारने ही वाला था पर तभी उसे लेटर की याद आती है और वो चाकू नहीं मारता, जिससे कि वांग को चांस मिल जाता है यीशुन को मारने का। पर तब तक पुलिस वहां पर आकर यीबो, वांग और तांग की मॉम की डेड बॉडी को अपने साथ ले जाते हैं, जिससे कि यहाँ पर मर्डर होने से बच जाता है। तांग अब यहाँ पर यीशुन को हक करती है और यीशुन रोने लग जाता है। वो बोलता है कि उसने कोई मर्डर नहीं किया है। वहीं 2026 में ग्वान न्यान और शेन को टेक्स्ट करके बोलता है कि उन्होंने लेटर पोस्ट कर दिया है। शेन और न्यान ये सुनकर दोनों रोने लग जाते हैं, लेकिन एक स्माइल के साथ। शेन अब न्यान को बोलता है कि वो वापस ज़रूर मिलेंगे। फिर वो उसे अपने बारे में सब बताने लग जाते हैं कि वो 27 ईयर्स का है, वो एक डेंटिस्ट है, उसे डेंटिस्ट कभी नहीं बनना था। न्यान ये सुनकर स्माइल करती है और उसे हक भी करती है। वो बोलती है कि वो वापस से ज़रूर मिलेंगे। शेन अब तांग के ग्रेव के सामने बैठा हुआ था। वो वहाँ पर रो रहा था, लेकिन वो खुश भी होता है क्योंकि उसने अपनी मॉम की लाइफ के फेट को चेंज कर दिया था और वो यीशुन के साथ खुशी से रह सकती है। हम न्यान को देखते हैं। जैसे ही वो सोकर उठती है तो वो एक रूम में होती है। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ पर है। वहाँ पर वो कैट भी होती है। न्यान अपने फ़ोन को लेती है और उसमें कॉल लिस्ट में डैड लिखकर सर्च करती है। वहाँ नो कॉन्टैक्ट आ रहा था। फिर वो शेन का नेम भी सर्च करती है पर वहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं था। न्यान की आंखों से अब आंसू आने लग जाते हैं क्योंकि उसने एक ही साथ में अपने डैड और शेन दोनों को ही खो दिया था पास्ट के चेंज होने की वजह से। पर हम देखते हैं कि तांग और यीशुन ने न्यान और शेन के लिए एक लेटर लिखा होता है। वो दोनों को थैंक्स बोलते हैं
और अब यीशुन और तांग मीवान को छोड़ने वाले थे। तांग अपनी यूनिवर्सिटी में जाने वाली थी, दोनों साथ में रहने वाले थे। लियान और शेन उनकी फैमिली है जिनसे वो पता नहीं कभी मिल भी पाएंगे या फिर नहीं, पर वो उन्हें थैंक्स बोलते हैं उनकी लाइफ को एक चांस देने के लिए, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो उनकी एंडिंग कुछ और ही होती। और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में, तब तक के लिए गुड बाय।